हाँ सर आगे। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है चलो। अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज पे डिस्कशंस कर रहा था मैं। तो और उसमें जो टॉपिक मैं करेंटली डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है सर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, है ना। और ये टॉपिक वाइटल है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर कंपनी सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स, सबके लिए बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है सर। क्योंकि ऐसे ये बीसीके या बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एरिया है, चाहे सीए का देख लो चाहे सीएस का देख लो, दोनों सेम पैरामीटर में ही बात करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक चार्टर्ड को भी, एक कंपनी सेक्रेटरी को भी, एज वेल एज आजकल न्यू सीएमए का जो सिलेबस बन रहा है फाउंडेशन लेवल में, उसमें भी इसको डाला गया है, ज़रूरी था। लेकिन पुराने सिलेबस के हिसाब से सीएमए में नहीं था। बट पॉइंट इज दैट कि सर ये जो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, चाहे सिलेबस में रहे या ना रहे, ऐसे ही जानना पड़ेगा सर। ऐसे तो सिलेबस में है तो जानना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अगर आप बिजनेस टर्मिनोलॉजी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाते हो, ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग फील्ड में हर चीज का अपना अपना टर्म्स होता है। एक सिंपल एग्जांपल, आज अगर आप लोग कॉमर्स ना पढ़ के अगर नर्सिंग पढ़ते हैं, नर्सिंग समझते हो ना, अरे नर्स जो बनता है ना, या फिर कोई अगर मानो साइक्रेटिस्ट बनता, कोई मानो बोटनी के लेके पढ़ाई करता, कोई फिजियोलॉजी लेके पढ़ाई करता, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर पढ़ाई करता, कोई पैरामेडिकल के बारे में, कोई इंजीनियरिंग के बारे में, कोई आर्ट्स, मतलब जैसे मानो आर्ट्स में फाइन आर्ट्स हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर में पढ़ाई होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मतलब मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ सर, ईच एंड एवरी फील्ड का अलग अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, और हर फील्ड का अपना जार्गन होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जार्गन सर? सर जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। आप जिस फील्ड से भी क्यों ना हो, आप कोई भी फील्ड से क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने अपने फील्ड का जो टेक्निकल टर्म्स है उसके साथ आपको एडप्ट होना पड़ता है। अगर आप नहीं होते हो तो आप जब वर्क करोगे ना तो आपको दिक्कत में आएगा कि भाई आप इस फील्ड में हो कि आप इसका इस टॉपिक का मतलब नहीं पता आपको। एंड दैट इज द रीजन कि ये कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एज पर सिलेबस में आप लोगों को बता रहा हूँ, बट सर टर्मिनोलॉजी सिर्फ सिलेबस के अंदर ही नहीं है, इसके बाहर भी है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग कुछ रिकमेंडेशन भी करता है। क्या रिकमेंड करता है जानते हो? ये रिकमेंड करता है कि आप लोग पढ़ाई के बाहर, मतलब सिलेबस, किताब, इंस्टीट्यूट मटेरियल, ठीक है, कोचिंग के नोट्स, इसके बाहर भी आप कुछ चीज़ें रेगुलर लाइफ में अपने लिए रेडी करें। जैसे कि आपको फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, लाइक आप इकोनॉमिक टाइम्स रीड करो, लाइक आप बिजनेस स्टैंडर्ड्स का हो सके तो पढ़ो, ठीक है, बिजनेस मैगजीन पढ़ो, इससे बिजनेस न्यूज़ चैनल देखो टीवी में, है ना। हम लोग टीवी में क्या देखते हैं, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स देखते हैं, ज़्यादातर लोग तो सर वो गॉसिप सीरियल देखता है, ठीक है। मैं सीरियल को खराब नहीं बोलूंगा सर, बट गॉसिप सीरियल नहीं देखना चाहिए, थोड़ा अच्छा वाला चीज देखना चाहिए जो हमारे काम का हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, टीवी लोग एंटरटेन के लिए देखता है, बट जो जितना भी आप एंटरटेनमेंट करो, थोड़ा कनेक्टेड में करोगे स्टूडेंटशिप में, तो आपको बहुत फायदा है सर, ठीक है। आप न्यूज चैनल जब देखोगे, थोड़ा जी बिजनेस देख लो, थोड़ा एनडीटीवी प्रॉफिट देख लो, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा सर, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि ये कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी इज बियॉन्ड सिलेबस सर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बस सिलेबस के अंदर ही बात खत्म होता है, ये बियॉन्ड सिलेबस कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। अब चलो एक एक करके और भी पॉइंट है मैं आपको शेयर करता हूँ। आज मैं आपके साथ ना मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर है? बोलो सर, स्क्रीन शेयर है क्या आप लोगों को? यस सर। ओके सर। देखो, मैंने लास्ट फ्यू क्लासेस में मैं आपको टर्मिनोलॉजीज पे अंदर, मतलब कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी पे मैंने आपको दो तीन पॉइंट में बात किया। स्पेशली मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बात किया, फाइनेंशियल वर्ल्ड में बात किया, मतलब स्टॉक, फाइनेंस, है ना, ये सब जो फाइनेंशियल एरिया जो है उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया, ठीक है। आज ये देखो सर, फाइनेंस, स्टॉक,
कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया लास्ट फ्यू क्लासेस में। लेकिन आज मेरा इच्छा है कि आपके साथ मार्केटिंग के बारे में बात करें। सर मार्केटिंग क्या है? दैट इज अनदर टर्म बैंकिंग, ये भी बहुत बड़ा एरिया है बिजनेस लेवल में, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो बाकी जगह में नहीं है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? इसके बाहर कुछ नहीं है? सर क्या बात करते हो? ये तो इंस्टीट्यूट कोशिश करता है आपको थोड़ा सा एक जगह देने का, भाई देखो ये सब मेन मेन टॉपिक है, इसके बारे में जानकारी लेने का कोशिश करो। बट इसके बाहर डे टू डे बिजनेस लाइफ में और भी सब टॉपिक अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो आपको हर चीज में कनेक्शन बना के रखना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो रहे हो, आप सीए में बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, कॉमर्स प्रोफेशनल्स बन रहे हो, तो दिस इज योर मतलब अटमोस्ट प्रायोरिटी। दैट इज वाई देखो नीचे एक नोट है, देख रहे हैं सर क्या लिखा है सर? स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट वन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर and one business magazine on a regular basis along with your syllabus study everything. They may also watch a business channel to remain updated about the development related to commercial world. बिजनेस दुनिया में क्या हो रहा है इसके साथ अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, ठीक है, ये सब देखने के लिए बताया जा रहा है सर। कुछ यूट्यूब चैनल भी अच्छा मिले तो वो भी देखो, ठीक है, यूट्यूब में भी अच्छा अच्छा कंटेंट है। बट प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग ना अच्छा कंटेंट से ज़्यादा दूसरे खराब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, है ना। यूट्यूब खराब चीज़ नहीं है सर, बट प्रॉब्लम वही है सर, यूट्यूब में इतना सारा कॉन्सेप्ट, मतलब इतना सारा टॉपिक में डिस्कशंस रहता है कि वो सारा टॉपिक देख के हम लोग ना अपने आप को रख नहीं पाते कि मतलब कनेक्ट, मतलब स्टेबल नहीं रख पाते। और स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं और ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों पे ध्यान लगा देते हैं। यही प्रॉब्लम है यूट्यूब का। बाकी आप देख सकते हो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, आप डे टू डे लाइफ में इसके बारे में जानकारी लो। जैसे देखो यहाँ पर आज एकदम स्टार्टिंग में ही ईटी प्राइम में क्या बता रहा है, देखो मेटावर्स मिस्टेक, व्हाई मार्क जुकरबर्ग बिग स्ट्रेटेजिक बेट इज ऑन उबली लेग्स। ये कोई कंपनी है, ठीक है, जुकरबर्ग मतलब फेसबुक का जो ओनर है, इसने किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसके बारे में कुछ बात किया है। डे टू डे अगर आप मार्केट के बारे में, किसके बारे में जानना चाहते हो सर? मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेलीकॉम, ठीक है, ऑटो, फार्मा, फिनटेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्या नहीं है सर, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ, पॉलिटिक्स, ठीक है, इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए सर? हर चीज के बारे में, मार्केट्स, ठीक है, मार्केट्स के बारे में जानना है, मार्केट के बारे में जानो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, हर चीज का नॉलेज आपके सामने अवेलेबल है। इंडिया में डिजिटल करेंसी आ गया, पता है आपको? कल 275 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है डिजिटल करेंसी में बैंकों के बीच में। इंडिया में जो टॉप 9 बैंक्स है, प्राइवेट बैंक एज वेल एज गवर्नमेंट आरबीआई मतलब रजिस्टर्ड बैंक, इनके अंदर हुआ है सर। जनरल नॉलेज भी है, ये सब जानकारी लेना पड़ेगा डिजिटल करेंसी के बारे में। आपको दिखाता हूँ मैं क्यों बोलता हूँ सर ये सब चीज़ें आप लोगों को हमेशा जानकारी लेने के लिए, बिकॉज ये आप लोगों को लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। डिजिटल करेंसी मतलब जैसे हमारे पॉकेट में पैसा होता है ना, ठीक है, उसी तरह से डिजिटली आपके पास पैसा होगा, ठीक है। आरबीआई टू लॉन्च डिजिटल रूपी पायलट फॉर होलसेल सेगमेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, कल ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट आ गया है सर, ठीक है। मतलब फिजिकल नोट की जगह डिजिटल नोट होगा, ठीक है, फिजिकल नोट की जगह डिजिटल नोट होगा, ठीक है, और ये रियल टाइम ट्रेड में यूज होगा। कल ऑलरेडी 275 करोड़ का ट्रेड हुआ है सर, 275 करोड़ का, 275 करोड़ का डिजिटल करेंसी में ट्रेड हुआ है बैंकों के बीच में। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा गया है एक बैंक के थ्रू से दूसरे बैंक में, मतलब नोट नहीं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं या बैंकिंग फंड ट्रांसफर नहीं, डिजिटल करेंसी, ठीक है सर। अनदर बिग अचीवमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका शॉर्ट नेम है सर सीबीडीसी, जानकारी ले लो सर। इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई ने बनाया और इसका नाम है सीबीडीसी। Made a steady and glitch-free start in the world of real-time trades, with several banks using the virtual money backed by Mint Road to settle nearly 50 government bond. सरकारी बॉन्ड का परचेस किया गया है बैंक के थ्रू से, जिसमें ऑलमोस्ट 275 करोड़ का ट्रांजैक्शन रहा है, 275 करोड़ का, ठीक है। तो ये सब जानकारी लेना पड़ता है। बीकाजी का आईपीओ आ रहा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है। बीकाजी जानते हो सर, नमकीन, चिप्स, हाँ, ये सब हम लोग खाते हैं ना, मिठाई, ठीक है, जैसे हल्दीराम है वैसा ही बीकाजी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों के साथ डे टू डे लाइफ में बहुत सारा चीज़ें हैं,
मतलब कितना जानोगे, ऐसे एक दिन में जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे, ये एक रेगुलर मैटर है सर। इंफॉर्मेशन में भरपूर है, लेकिन सारा इंफॉर्मेशन के बीच में धीरे धीरे आपको अपडेट होना पड़ता है। रातों रात तो नहीं हो जाओगे सर, इट्स टेक टाइम, बट यू मस्ट मेक हैबिट, हैबिट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हैबिट बनाओगे, धीरे धीरे बन जाओगे सर, ठीक है, कि क्या चलता है, क्यों हो रहा है। आप ऑलवेज मेरे आगे रहोगे सर, मैं तो वही चाहूंगा कि आप लोग मेरे से भी आगे रहो, मतलब मुझे जो जानकारी ना मिले आपको वो जानकारी मिल जाए और आप मुझे बताओ, ठीक है। ये प्राउड मोमेंट होता है सर, नो डाउट प्राउड मोमेंट होता है। बस यही चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं। अच्छा चलो सर, ठीक है, मैं क्या चाहता, आप क्या चाहते, सब अलग अलग बातें हैं। बट आज मैं आपको मार्केटिंग के बारे में बात करने चाह रहा हूँ सर। जैसे लास्ट फ्यू क्लासेस में आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में बोला था आपको मैंने, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, एनएसई, बीएसई, बुल, बियर, है ना, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, बहुत सारा चीजों में बात किया। सिमिलरली आज मैं आपको मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। सर मार्केटिंग क्या है, देखो सर, एक बिजनेस जब चलता है ना, उसका ना कुछ डिपार्टमेंट होता है, ध्यान से बात को सुनना सर, ठीक है। जब एक बिजनेस चलता है तो उसका कुछ डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है। जो अकाउंट्स है, फाइनेंस है, ठीक है, सब कनेक्टेड है। इसीलिए कुछ लोग देखना एमबीए करता है या बीकॉम करता है, ठीक है। एमबीए भी होता है, बीकॉम होता है, आजकल बीकॉम हो रहा है, बीबीए करता है, ठीक है। ये सब कोर्स चल दिखता है मार्केट में बहुत, और उस कोर्स के पीछे ऐसा लिखा रहता है एमबीए इन फाइनेंस, आप लोग सुनते होंगे सर, हाँ, एमबीए इन फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। हाँ सर, अरे सुना है कि नहीं सुना, बोलो, राजन्ना, विदिशा, बोलो सर, ऐसे होता है कि नहीं होता है सर। है ना। सिमिलरली जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस का भी डिग्री होता है, सिमिलर पैरामीटर में एमबीए इन मार्केटिंग, बीकॉम मार्केटिंग होता है कि नहीं होता, बीबीए इन मार्केटिंग, ऐसा भी मिलता है ना देखने को, हाँ, मार्केटिंग में ऑनर्स कर दिया, ठीक है। सिमिलरली एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसको चूज करना है, मतलब whom टू हायर, whom टू फायर, किसको जॉब देना है, किसको जॉब नहीं देना है, सिलेक्ट किसको करना है, ठीक है। ये भी एक डिपार्टमेंट है। बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अच्छा इसके अलावा आजकल और भी, आजकल स्पेशलाइजेशन बहुत सारा हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ऑनर्स हो रहा है, ठीक है। तो बट मेनली जो दो तीन एरिया है सर बिजनेस के लिए, दैट इज अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ठीक है। ये किसी भी बिजनेस का ना हार्डकोर एरिया है सर, hardcore area. IT is also integral part of today's life because without IT, without information technology, without technology हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। So आजकल इसीलिए IT का भी स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है। That's a very important area. But जो हार्डकोर एरिया है, जिस जो मतलब जब IT नहीं था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, तब भी ये डिपार्टमेंट हुआ करता था। मतलब 2000 के बाद से, आफ्टर 2000, आफ्टर 2000 ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब आया है। लेकिन उससे पहले भी बिजनेस चलता था, टाटा, रिलायंस, बिरला, हाँ सर, ये सब तो बहुत पुराना बिजनेस है, और भी नाम है, आईटीसी, हाँ, कोल इंडिया, सरकारी कंपनीज बहुत सारे, हाँ, बैंक्स, नवरत्न बैंक्स, नवरत्न कंपनीज, लॉट्स ऑफ सेल, वेल, वेनजीसी, खत्म नहीं हो सकता, मैं इतना नाम बोल दूंगा आपको पागल हो जाओगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि बिजनेस तब भी चलता था, बिजनेस आज भी चलता है। बट क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो साथ में एक स्पेशलाइजेशन आ गया। लेकिन कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ये तीन डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है। इसमें अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का जरूरत है, आप लोग जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सीएमए का पढ़ाई कर रहे हो, वो बेसिकली कंपनी का अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस लॉ, ये सब डिपार्टमेंट को संभालने के लिए रेडी हो रहे हो। लेकिन देयर इज अनदर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब अगर बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा नहीं, उसका मार्केटिंग नहीं होगा, तो फिर अकाउंट्स किस चीज का मेंटेन करोगे, फाइनेंस किस चीज का करोगे, लॉ किस चीज का संभालोगे। हाँ सर, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। कल जब आप किसी बिजनेस का एडवाइजरी का रोल प्ले करोगे, करना ही है आप लोग, तो एज एन एडवाइजर ये आप लोगों के लिए एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है
ठीक है, बिजनेस में अकाउंट्स फाइनेंस आप देख लोगे, बट इन बिजनेस में मार्केटिंग में भी अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट हिसाब, बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या? पैसा का जुगाड़ करना। अकाउंट्स का मतलब क्या? पैसा का हिसाब रखना, कितना आया कितना गया, हाँ, किसको देना है किससे लेना है, हाँ, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में डेटर, क्रेडिटर, डेबिट, क्रेडिट, पेबल, रिसीवेबल, है ना, ये सब टर्म से बोलते हैं सर, ये सब अकाउंटिंग वर्ड्स है ना। फाइनेंस का मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी क्यों लिस्टेड होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट से कंपनी को पैसा रेज करने को मिलता है। बैंक से लोन क्यों लेता है? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट आ जाता है, कमोडिटी मार्केट आ जाता है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग क्या है सर? मार्केटिंग मतलब इन सिंपल अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने लायक बनाना, ठीक है। मतलब लोगों को आपके ब्रांड के बारे में नॉलेज मिले, ठीक है, आपके बारे में जानकारी मिले, ठीक है, तभी जाके आप अपना बिजनेस का मार्केटिंग करते हैं। जब तक मार्केटिंग नहीं होगा तब तक आपके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, और अगर पता नहीं चलेगा तो फिर आप अपना बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। अगर लोकल दुकानदार भी है उसे भी मार्केटिंग करना पड़ता है। हाँ, कुछ मार्केटिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ मार्केटिंग अगर आपको स्प्रेड करना है बिजनेस को, ठीक है, अगर आपको बिजनेस को स्प्रेड करना है, प्रोफेशन को स्प्रेड करना है, थोड़ा और लोगों तक पहुंचना है, और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, आपको मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये मार्केटिंग में भी ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जानकारी लेना चाहिए। तो मैं वही आपको टर्मिनोलॉजी वाइज बता रहा हूँ। अगर आगे किसी को ऐसे देखो सीएस या सीएमए के अंदर आपको मार्केटिंग का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंशियल एरिया को कवर करता है। लेकिन क्या अगर आपको मार्केटिंग जानने का इच्छा हो, शौक हो, तो आप कुछ कोर्स कर सकते हो। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन कर दूंगा जो मॉडर्न डे मार्केटिंग के लिए जरूरी है, और आप कर सकते हो, आपको फ्यूचर में जॉब में भी फायदा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो एकदम हार्डकोर फाइनेंस है, सीएमए, सीएस, ये सब हार्डकोर फाइनेंस एंड हार्डकोर फाइनेंशियल लॉ का एरिया है। यहाँ पर आपको मार्केटिंग का वैसा एक्सपोजर नहीं दिया जाता, बिकॉज ये इसमें स्पेशलाइजेशन एरिया है नहीं, ठीक है। मार्केटिंग के लिए इसलिए अलग से एमबीए मार्केटिंग, बीकॉम मार्केटिंग लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन सर मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अ डिग्री, ठीक है, मार्केटिंग ना डिग्री का मैटर नहीं है सर। मार्केटिंग एक एक टेक्निक है, मार्केटिंग एक स्किल है, ठीक है। ये एक आर्टिस्टिक एरिया भी बोल सकते हो आप। मतलब मार्केटिंग करने का कोई ऑथोरिटी नहीं होता कि ऐसे मार्क, मतलब ऑथोरिटी मतलब कि मेरे को मार्केटिंग का, जैसे चार्टर्ड को ऑथोरिटी होता है ना, कि अकाउंट्स में साइन करके उसको ठीक बोलना, गलत बोलना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, ऑडिट करना। सीएस के पास ऑथोरिटी होता है, ठीक है, कि कंपनी का लीगल मैटर को हाँ या ना बोलना। सीएमए के पास ऑथोरिटी होता है कॉस्टिंग देखना, कॉस्टिंग का ऑडिट करना, ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन करना। बट मार्केटिंग वालों का ना ऐसा कोई चीज नहीं है। मार्केटिंग एक स्किल है, मार्केटिंग एक पैशन है, मार्केटिंग एक एबिलिटी है, मार्केटिंग एक नॉलेज है, मार्केटिंग पैसा भी है, सब कुछ, ठीक है। सो मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। हाँ ठीक है, मार्केटिंग का कुछ एथिक्स होता है, एथिक्स फॉलो करना है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वही सब चीजें आपको मार्केटिंग के अंदर जानने को मिलेगा। मैं आपको एक स्पेशल गूगल से एक मार्केटिंग का कोर्स होता है, हो सके तो आप लोग, हो सके नहीं, मेरा काफी सारा स्टूडेंट्स कर चुका है सर, तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग भी वो कोर्स कंप्लीट करें गूगल से, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में सिर्फ फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस में आप अपने आप को बिल्ड भी कर सकते हो, तो वो मार्केटिंग पे आधार है सर, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारा बात करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल क्या क्या हो सकता है वो भी दिखाता हूँ। चलो सर, सर स्टार्ट करो तो खत्म नहीं होता, इतना सारा चीज जानने को है, और हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे। बैंकिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने, जब आप लोगों को आरबीआई का चैप्टर पढ़ा, जो लोग पढ़ के आया, ठीक है, मतलब जो कॉमन, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्पिंग बिजनेस, वहाँ पर मैंने बैंकिंग के ऊपर बहुत बात किया। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और मैं जो कुछ पॉइंट अगर है तो मैं वो बता दूंगा। बट मार्केटिंग के बारे में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में ज़्यादा बात नहीं किए हैं, तो वो मौका मुझे यहाँ पर मिलता है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी? मतलब मार्केटिंग मतलब बिजनेस का प्रोडक्ट को, सेल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, सेल्स को बूस्ट करने के लिए हमें मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब मार्केटिंग जैसे मानो एक कॉमन पॉइंट है एडवर्टाइजिंग कैंपेन, आप कैंपेन करो, कैंपेन के बारे में कैंपेन करके आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में,
अपने सर्विस के बारे में जानकारी दो, है ना सर। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को बताओ, ठीक है, दुनिया को जानकारी दो कि भाई आप हो मार्केट में, आपका प्रोडक्ट है मार्केट में। यस नानी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है, मैं आपको थ्योरेटिकली भी दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, 2 मिनट रुको। An organization's program of advertising activities over a particular period with specific aims, for example an increase in sales of awareness of a product। आप लोग टीवी एडवर्टाइजिंग के बारे में सुने हो सर, है ना, बट सर टीवी एडवर्टाइजिंग थोड़ा कॉस्टली है, स्पेशली अगर वो नेशनल लेवल चैनल है तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग करना काफ़ी कॉस्टली है। मतलब मानो कि स्टार प्लस में, स्टार जलसा में या स्टार आनंद में, मतलब स्टार आनंद आजकल ये भी आनंद है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट को टीवी में एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है, बट दैट इज फॉर दी टॉप लेवल कंपनीज, मतलब जिनके पास काफी पैसा है वही टीवी वगैरह में कर सकता है। हाँ, लोकल कुछ चैनल होते हैं, लोकल चैनल इन द सेंस जैसे मानो कि जो लोकल केबल चैनल्स होते हैं ना, उसके थ्रू से भी आप टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर सकते हो। बट ये सब ट्रेडिशनल है सर, ये सब पुराना सिस्टम है। कुछ कुछ सिस्टम आज भी बहुत पॉपुलर है, कुछ सिस्टम अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है। लेकिन आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग? चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ गूगल में कैसे होता है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो कि आपको कुछ चाहिए, जैसे मानो आपको चाहिए फ़ोन, ठीक है, न्यू मोबाइल, ऐसे लिखते हैं, मैं मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, किसी को मोबाइल लेना है वो अलग बात है, मैं आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन दिखा रहा हूँ सर। क्या आप देख पा रहे हो सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अमेज़न के इस साइट के आगे क्या लिखा हुआ है? एड, ठीक है। लेकिन थोड़ा नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का भी आया है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट का टॉप में नहीं आया, नीचे आया, ठीक है। उसके नीचे स्मार्ट पिक्स बोल के कुछ है, उसका भी आया। उसके नीचे अमेज़न फिर से है, 91 मोबाइल बोल के कंपेयरिंग साइट्स है। रिलायंस डिजिटल भी है सर, ठीक है, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। उसके नीचे बजाज फिनसर्व है, क्रोमा भी है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर इतना सारे में एडवर्टाइजमेंट में अमेज़न का यहाँ पर आया। अच्छा, और एक देखो सर, यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, एड्स, ये भी ऐड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर इस ऐड में रिलायंस है, रिलायंस का 3 ऐड दिख रहा है, क्रोमा का 1, अमेज़न का 1, रिलायंस का और 1 है, ठीक है। ओप्पो का भी है, मंत्रा मैन बोल के कोई है उसका भी है, और क्रोमा का फिर से है। हाँ, फर्स्ट पेज में सर इसको क्या ऐड बोलते हैं जानते हो? ये जो एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो फोन डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है विथ लिंक, दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग है सर, और ये कैंपेन चलाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई करते हैं उन्हें यह सब चीज़ सिखाया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज रखना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम करो, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए काम करो, ठीक है, चाहे आप किसी और के बिजनेस के लिए काम करो, आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आप अपने नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ साइड बाय साइड ये सब कर सकते हो, और एक अच्छा नॉलेज का एरिया है सर, ठीक है। क्योंकि दुनिया जिस मोड पे है, अगर आप उस मोड पे अपने आप को कनेक्ट करोगे तो अच्छा है आपके लिए, और ये आपका कॉमर्स वर्ल्ड के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट इज वाई आपको मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ाया जाता है सीए सीएमए में। मानते हैं कि आप लोग फाइनेंस के हो, आप लोग लॉ के हो, ठीक है, बिजनेस लीगल मैटर के हो, तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपको भी मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए। हर चीज में आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना है, तो क्या आप हर बात में मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर करोगे सर? ठीक है, कॉस्टली होता है। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप मार्केटिंग हायर नहीं कर रहे थे, जो लोग ये जो कंपनी से काम करते हैं ना, जैसे मानो रिलायंस, जिसके थ्रू से डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का काम करवाया,
ये जो कैंपेन करवाया। अच्छा, इसको बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं टेक्स्ट ऐड। आप लोग यूट्यूब में भी ऐड देखते हो, है ना। यूट्यूब में जिसका चैनल होता है, अगर चैनल में 1000 से ज्यादा लोग, 1000 क्यों, नॉर्मल 400-500 सब्सक्राइबर में भी ऐड होता है, लेकिन वो ऐड का पैसा यूट्यूब लेते हैं। लेकिन 1000 के ऊपर होने से, मैनिटेशन ऑन करने से यूट्यूब के जो मतलब एडवर्टाइजमेंट चलता है उसका पैसा उस चैनल का ओनर को मिलता है। लेकिन यूट्यूब में भी जो ऐड होता है ना, कि कौन सा ऐड किधर दिखाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड वीडियो ऐड, ठीक है। आप लोग यूट्यूब में तो आप लोग जानते हो सर, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो ऐड में यूट्यूब ऐड वगैरह, तो वीडियो हो गया, टेक्स्ट ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, है ना। ये सभी ऐड आपको बनाना पड़ता है। इसमें एक की रोल प्ले करता है सर कीवर्ड्स। आपको कुछ चीजें जानकारी दे रहा हूँ सर, आप जानकारी ले लो, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट कैसे किया, अमेजन ने कंपनी को हायर करता है, वो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होते हैं, ठीक है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज उनका ये पूरा सिस्टम बना के देता है एज पर द कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, लोग सर्च करेगा क्या, हमने क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया मोबाइल अंडर 10,000। इसका मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये कीवर्ड्स है, तभी ये सबसे पहले अमेजन का ऐड ऊपर आया। जरूरी नहीं कि ऑलवेज अमेजन का ऐड आएगा। गूगल का, गूगल हम लोग कहाँ सर्च किए सर, हम लोग गूगल में सर्च किए। आपको पता है कि इतना बड़ा कंपनी चलता कैसे है, इसका मेन अर्निंग क्या है। गूगल मेनली कहाँ से अर्न करता है, एनी आइडिया सर, बोलो सर। गूगल वर्ल्ड का वन एड से, थैंक यू सर। गूगल का 95% रेवेन्यू ये जो कंपनी का एड चलता है इससे आता है, बाकी 5% दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, ठीक है, वो सबसे। बट 95% रेवेन्यू गूगल अर्न फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। यही गूगल का बिजनेस है, मतलब लोग मार्केटिंग करेगा, उसका प्लेटफॉर्म है इनके पास, क्योंकि दुनिया में सबको मतलब सबसे बड़ा सर्च इंजन करेंटली गूगल है, ठीक है। गूगल ने इतना बड़ा सर्च इंजन बना के रखा, और उस सर्च इंजन में इतना सारा डेटाबेस भर के रखा, ठीक है। और वो डेटाबेस के बेसिस में काम होता है। और एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर जो डिस्प्ले ऐड है ये एडवर्टाइजमेंट है, जो टेक्स्ट है ये भी एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट का आया है, जो स्मार्ट पिक्स कंपनी का आया है, या फिर जो 91 मोबाइल का आया है, ये तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसको क्या कहते हैं बोलो तो, जिसमें ऐड लिखा नहीं है, नॉर्मल में आया है, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको ऑर्गेनिक सर्च बोलते हैं, ऑर्गेनिक सर्च। ये ऑर्गेनिक सर्च भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। कि ऑर्गेनिक सर्च में कीवर्ड्स इस तरह से डाल के रखो, देखो कैसे कीवर्ड्स डाला हुआ है, देखो मोबाइल फोन अंडर 10,000, नोकिया 105, कुछ कंपनीज का फोन का लिंक भी इसके अंदर है, तभी जाके मोबाइल फोन अंडर 10,000 में फ्लिपकार्ट का आया है सर। ऊपर से खर्चा भी किया, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कीवर्ड्स डाला, साथ में पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में खर्चा भी किया। इसको बोलते हैं एसीओ करना। क्या करना? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जो नेचुरल वे में आपका एडवर्टाइजमेंट करता है। इसमें खर्चा नहीं होता, ठीक है। ये एसईओ कंपनी को देना पड़ता है, ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, कंटेंट राइट करते हैं, ठीक है, तब जाके आपका डेटा गूगल के पास अपलोड रह जाता है। और जैसे ही सर्च होता है, गूगल इसको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिदम बोलते हैं उसको, ठीक है। अब एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल अप्रोच है। गूगल इसी तरह से एल्गोरिदम को फिट करके रखता है कि रैंडम वे में वो एडवर्टाइजमेंट, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे सामने आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक का हमेशा आएगा, बट हाँ मैक्सिमम केस में जिसका कंटेंट जितना बेहतर है, जिसका क्लिक जितना ज्यादा पड़ता है, वो ऑलवेज सामने आता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह का क्या, ऑलवेज यहाँ पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, ज्यादा सर्फिंग करते हैं, सो दैट इज द रीजन इसको, मतलब इन लोग ज्यादा रैंकिंग में पहले आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे टॉप में रहना है तो एडवर्टाइजमेंट भी दे दो साथ में, ठीक है। जरूरी नहीं कि जब जब आप 10,000 लिखोगे तब तब आपको अमेजन ही दिखेगा, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो इट्स डिपेंड,
कि कौन कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहा है, कितना बजट है, बजट भी सेट करना पड़ता है सर, वो सभी चीजें होता है। कैसे होता है देखना चाहोगे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बोलो तो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसे होता है आज की डेट में। ठीक है, नॉर्मली टीवी में देखे हो, नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग रास्ते में देखे हो कि वो गाड़ी लेके माइक में अनाउंस करते हुए जाता है ना? ये सब आप लोग देख चुके हो। हाँ, यहाँ पर इतना मिलता है, साड़ी में ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, अनाउंसमेंट, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन। बट गूगल का जो डिजिटल मार्केटिंग लेवल में, मैं गूगल में बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में भी है बीइंग एडवर्टाइजमेंट, बट गूगल इज पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, मतलब आज के डेट में वर्ल्ड सबसे पॉपुलर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एडवर्टाइजिंग में बहुत पीछे है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक ऐप दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ऐप का नाम है सर गूगल एड्स बोल के, किसी को दिखा? ये वाला दिख रहा है सर, गूगल एड्स। ठीक है, ये गूगल एड्स के थ्रू से ही एक्चुअली कैंपेन होता है। क्या लिखा है सर? देखो, एडवांस कैंपेन। ठीक है, अगर मुझे जैसे जैसे मैं कभी कभी केएसजी स्क्वायर का कैंपेन करता हूँ, ठीक है, अभी कोई कैंपेन नहीं है, तो जैसे मानो कि कोई केएसजी स्क्वायर सर्च करता है, या फिर कोई कॉमर्स क्लास सर्च करता है, सीए क्लास सर्च करता है, तो लोगों को मुझे दिखता है। ठीक है, तो मैं जितना हो सकता है अपने बजट के हिसाब से करने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी ऑर्गेनिकली भी मुझे दिखाते हैं, ठीक है, कभी मैप के थ्रू से दिखाते हैं, कभी क्योंकि वेबसाइट में है इसके थ्रू से भी दिखाते हैं। तो ये एक बेसिक वे में होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं उनको थोड़ा और अच्छा से दिखाते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है सर, दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट। पर मेरा ज्यादातर जो कुछ भी है ऑर्गेनिकली। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा सर कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ केस स्टडीज भी हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग अपना बिजनेस को ग्रो किया है। ठीक है, किस तरह से, मतलब ये देखो सर, ये सितारा फूड्स बोल के एक होम ग्रोन पिकल बिजनेस है, जो गूगल के थ्रू से अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया है, और इनका प्रोडक्ट बहुत फेमस हुआ है। ठीक है, ये देखो सर, जूसी केमिस्ट रिवोल्यूशनाइजिंग ऑर्गेनिक स्किन केयर इन इंडिया विद गूगल एड्स। ठीक है, मतलब आज की डेट में सर ऐसा नहीं कि किसके पापा के पास कितना पैसा है ये डिसाइड नहीं करता कि किसका बिजनेस चलेगा। ठीक है, वो जमाना चला गया सर। ठीक है, कि मतलब फादर का पैसा है तभी बिजनेस हो पाता है। दुनिया बदल गया है सर, और बदलती दुनिया के साथ अगर इंसान नहीं बदलेगा ना, तो ये गलत सोच है। ठीक है, बड़ा बिजनेस भी बन सकता है, छोटा बिजनेस भी अपने आप को बड़ा कर सकता है। ये देखो सेनको गोल्ड, ये बड़ा बिजनेस है, but Senco Gold also uses Google Ads to grow year on year revenue by 30%. Senco Gold is a big brand in gold business. ठीक है, आप चाहो तो इसके बारे में नॉलेज गूगल एड से ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओरा यूज गूगल एड्स टू कस्टमाइज। ठीक है, चुंबक स्प्रेड्स द वर्ल्ड, चुंबक बोल के एक है ना सर, आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, वो भी अपना 35% सेल्स को ग्रो कर पाया है थ्रू गूगल एड्स। यस, दैट्स अ ट्रू। ठीक है, दीज आर ट्रू स्टोरी। ठीक है, सरव फर्नीचर बोल के हैं, जो कारपेंटर का फैमिली है, वो भी अपना बिजनेस बढ़ा रहा है सर। जिसका जैसा बिजनेस है, छोटा से छोटा बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस, गूगल के थ्रू से कैंपेन करके वो बना रहा है। ठीक है, जैसे मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ गेटिंग स्टार्टेड करके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। कैंपेन रन कराना पड़ता है। ठीक है, अकाउंट होता है, जैसे मेरा एक अकाउंट था, जस्ट आपको एक दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, ये सब अभी मैं रन नहीं करा था, तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना आपको जैसे जैसे सवाल पूछते हैं, वो सवाल का जवाब देना पड़ता है, आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको दिखाया। अब अगर किसी को ज्यादा नॉलेज लेना है, वो क्या कर सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। लर्न डिजिटल विद गूगल। ठीक है, ये साइट याद रखिएगा सर। ठीक है, हो सके तो लिख लीजिए, लर्न डिजिटल विद गूगल। इसके थ्रू से आप अपना डिजिटल स्किल बढ़ा सकते हो, सर्टिफिकेशन गूगल के थ्रू से मिलेगा आपको। ठीक है, लाइव ट्रेनिंग भी चलता है, वो थोड़ा सा शायद कॉस्टली होगा, बट सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप फ्री में करेंटली, और ये जॉब के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब आप अपने सीवी को भी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो सर, 26 मॉड्यूल है, 40 घंटा टाइम है, मतलब अगर दिन में कोई आधा घंटा भी पढ़ाई करता है तो भी चलेगा, हाफ एन आवर डेली। ठीक है, हम लोग दिन का बहुत बड़ा टाइम फालतू के काम में खराब करते हैं सर। ठीक है, हम लोग ये सब कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप इसके ऊपर बेस करके छोटा मोटा जॉब भी कर सकते हो। अपना डिजिटल स्किल के थ्रू से आप अपना बिजनेस को भी मतलब डिजिटली डेवलप कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बना सकते हो। ठीक है, ये देखो, फाइंड ए जॉब, बीइंग अवार्डेड अ सर्टिफिकेट सो यू स्टोर डिजिटल स्किल्स। आपके अंदर डिजिटल स्किल्स है, कंपनी को अच्छा लगता है, छोटा से छोटा कंपनी, बड़ा से बड़ा कंपनी चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो भी बंदा जॉब के लिए आए, ठीक है, उसके अंदर डिजिटल स्किल्स हो।
ठीक है, भले ही वो अकाउंट जानता है, भले ही वो कॉस्टिंग जानता है, भले ही वो लॉ जानता है, बट क्या उसके पास डिजिटल स्किल्स है? क्योंकि दुनिया डिजिटल है ना। हम लोग सारा दिन फोन में ही तो आंख लगा के रखते हैं, दुनिया तो देखना भूल ही गए। तो जो भी हो, अब दुनिया जिस तरफ चल रहा है हमें भी उसी तरह से अपने आप को बनाना चाहिए, ठीक है। डेवलप योर करियर। जो लोग इसको हार्डकोर करियर बनाना चाहते हैं वो और अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसे मैं करता रहता हूँ सर बीच बीच में, तभी मैं आपको इतना सारा चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं करता हूँ अपने प्रोफेशन के लिए, ठीक है। तो कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को भी जितना हो सकता है सिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट नॉलेज शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा कोर एरिया नहीं है, ठीक है। बट स्टिल जरूरत की चीजें अगर मैं, जैसे जो स्टूडेंट्स मेरा बिजनेस करता है, ठीक है, उनको मैं समझाता हूँ कि भाई ये सब करो, अपना बिजनेस को डेवलप करो, काफी हेल्प हो रहा है। मेरे एक स्टूडेंट है न्यू टाउन में, ठीक है, उसका वाटर का सप्लाई का बिजनेस था, डिजिटल मार्केटिंग करके उसका सेल इतना बढ़ गया है कि आजकल न्यू टाउन एरिया में कोई भी बड़ा कंपनी आता है तो सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करता है, ठीक है, मतलब इतना सेल बढ़ गया उसका। तो ये वो अपना स्किल को और डेवलप किया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एरिया है सर, आप चाहो तो बना लो अपने आप को, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गेट ए बिजनेस ऑनलाइन, मेक श्योर कस्टमर्स फाइंड यू ऑनलाइन, ये सब अलग अलग मॉड्यूल के थ्रू से आपको कोर्स कराया जाता है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो क्यों, मैं तो बोलूंगा कि स्पेशली ये वाला, ठीक है, ये फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप सभी को एक करके रखो सर, ठीक है, कम से कम ये तो करके रखो, ठीक है। बाकी और एडवांस लेवल करोगे नहीं करोगे दैट्स ए डिफरेंट टिप, मतलब अलग बात, बट कम से कम फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट आप सबके पास हो जाना चाहिए, ये खेलते फिरते हो जाना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, टफ भी नहीं बोलूंगा, इजी भी नहीं बोलूंगा, मतलब जरूरत का चीजें हैं, करके रख लो सर, ठीक है। अपना सीवी लिंक्डइन में अपलोड कर दो, अपना एक एडिशन कर लो सर, ठीक है, अपना एक एडिशन कर लो, एक फेदर ऐड कर लो अपने करियर के साथ, ठीक है। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है, मतलब ये नॉलेज है, मॉडर्न नॉलेज है, मॉडर्न वे में जान लो सर, ठीक है। बाकी अगर किसी को और डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा फंडामेंटल्स के बाद अगर किसी को लगता है सर और बेहतर कुछ करना है, फिर से मुझे पूछना, मैं आपको वापस बता दूंगा कि और एडवांस में क्या हो सकता है। बुझे जाच्छे, समझ में आ रहा है? साहिल, राजन्ना, बोलो, विदिशा, सुबीर। यस सर, ओके, सब मैंने स्टार्ट कर दिया है। अरे वाह, वेरी गुड सर। कंप्लीट हुआ, कितना तक हुआ? सर 20% हुआ अभी तक। 20% है, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करके सर्टिफिकेट ले, मुझे दिखा, ठीक है। और अपने आप के गुड फीलिंग्स कर, फिर उसके ओके बाद सर। मैं बताऊंगा, ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर, वेरी गुड सर। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें हैं, ये तो बस मार्केटिंग हर फील्ड में है, ठीक है, जिस फील्ड में भी अपने आप को बनाना चाहोगे, हर फील्ड में कुछ ना कुछ है जो आपको एटलीस्ट एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स है आज के डेट में, किसी एक चीज में नॉलेज रखना इनफ नहीं होता, एटलीस्ट एक चीज में हार्डकोर नॉलेज रखो और बाकी हर चीज में हल्का हल्का नॉलेज रखो, ठीक है, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, ठीक है। आपको पता है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है, एक एक कैंपेन करने का, एक एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने का कम से कम चार्जेस कितना होता है? बड़ा कंपनी से तो नॉर्मली जो ज्यादा बड़ा कंपनी है, कम से कम 50,000 एक कैंपेन चलाएगा घर बैठे, कम से कम। अगर नॉर्मल वे में बात करूं, नॉर्मल वे में 10,000 15,000 के नीचे तो काम ही नहीं करता। मतलब मुझे बहुत लोग फोन करता है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो मेरे को पैकेज सुनाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत जितना हो सकता है खुद से कर लेता हूँ, बट अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि भाई मुझे प्रोफेशनल से करवाना है, तो उनका चार्जेस है कम से कम 20,000 25,000, ठीक है। छोटा मोटा डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं, कितना तरह का एडवर्टाइजमेंट यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड, ठीक है, वट एवर जिसका जैसा बिजनेस है, किसी का कपड़ा का बिजनेस है, किसी का सब्जी का बिजनेस है, किसी का मिठाई का बिजनेस है, जो जिस तरह से, किसी का सोना का बिजनेस है, मतलब गोल्ड का, ठीक है, जो जैसा बिजनेस, कोई घर पे अचार बनाता है, ठीक है, किसी का मानो घर पे दादाजी है या दादी है, ठीक है, दादी को अचार बनाना अच्छा आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दादी को बोलेगा दादी आप अचार बनाओ, और बाहर मार्केट से छोटा छोटा कंटेनर ढूंढ के लाओ, वो व्हाइट कलर का, उसके अंदर अचार डालो, ठीक है, अचार डाल के कैंपेन बनाओ, ऑनलाइन में एक वेबसाइट डेवलप कर लो, एक छोटा सा वेबसाइट डेवलप करके उसके थ्रू से कैंपेन बनाओ, गूगल के अंदर सारा प्रोडक्ट को इमेज डाल दो, डिस्प्ले डाल दो, जिसको भी पिकल खाना है वो सर्च करेगा, ठीक है, मैंगो पिकल, ठीक है, जरूरत पड़ने से बिग बास्केट, ब्लिंकिट के साथ टाई अप कर लो, ठीक है।
अब जैसे ही लोग सर्च करेगा, आपका पिकल कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू से अगर पहला एक दिन पिक गया, अगर अच्छा लग गया, आप सोचो कि आगे ऑर्डर लेने के लिए पागल हो जाओगे। सीरियसली, इट्स ट्रू। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लॉथ दिखे, मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पता कुछ हो नहीं रहा है, बट बिलीव मी, अगर आप टिके रहोगे ना, अचार बेच के, सिर्फ पिकल बेच के पागल हो जाओगे। मतलब यू कांट इमेजिन, करोड़ों का बिजनेस बन सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों को, जैसे अभी ठंड का टाइम आ रहा है, इंडिया में पिकल का टाइम है ये, लोग स्पेशली रोटी के साथ, ठीक है, पिकल बहुत खाएगा। बंगालीज भी पिकल बनाते हैं, मीठा पिकल ज्यादा खाते हैं बंगालीज। जो मारवाड़ीज या बिहारी होते हैं, ये लोग मतलब जो खट्टा पिकल होते हैं वो ज्यादा लेते हैं, ठीक है। बंगाल में यहाँ पर आम का अचार, कूल का अचार, ठीक है, ये सब मीठा अचार होता है, ठीक है, ये भी पराठा के साथ बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और जो लोग सर खट्टा अचार, जैसे मैंगो का खट्टा अचार, मिर्चा का अचार, ये सब बनाते हैं ना, गजब का होता है, नींबू का अचार, ठीक है। और ये सब बहुत हेल्दी भी होता है ना। लहसुन का अचार, लहसुन के अचार के साथ तो बहुत पॉपुलर है, मैं देखता हूँ बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा, मुझे बहुत पसंद नहीं आता, बट कभी कभी मैं भी लेता हूँ। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हर चीज का मार्केट है सर, ठीक है। बस प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका बिजनेस को एक अलग ही लेवल में लेके जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपका नहीं, आपका दोस्त का है, तो दोस्त को हेल्प करो, ठीक है। बस करते जाओ सर, काम बहुत है। अपने आप को ना हमेशा फोकस्ड रखो, ठीक है, तभी आपका जो पढ़ाई है वो काम का आएगा, ठीक है। चलो सर, एडवर्टाइजमेंट में बहुत बात कर दी, अब और बात भी करना है। आफ्टर सेल सर्विस, द सर्विस रिसीव्ड आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विस हैव बीन पेड। आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है सर? आफ्टर सेल सर्विस भी ना एक मार्केटिंग टेक्निक होता है, ठीक है। सर क्यों आफ्टर सेल सर्विस मार्केटिंग क्यों? सर मानो कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, अब मोबाइल फोन खरीदने के बाद, या मोबाइल फोन खरीदने के बाद नहीं, मोबाइल खरीदने के टाइम पे अगर आपको इस फोन में कोई वारंटी या गारंटी नहीं मिलता है, क्या आप ये मोबाइल फोन परचेज करोगे? प्लीज चलो, आपने टीवी खरीदा, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, अगर उसमें कोई वारंटी नहीं है, तो क्या आप वो पर्टिकुलर टीवी को, मशीन को परचेज करोगे सर? हाँ, नहीं सर। नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जिसमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, जिसमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ये कस्टमर को कभी भी पसंद नहीं आता, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जस्ट से आपको अंडर 10,000 मोबाइल दिखा रहा था, जस्ट एग्जांपल मैं आपको, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये रेडमी का फोन, ठीक है, बाकी सब देखो 8,000 का दाम है, ठीक है, 64 GB 4 GB रैम है, सब ठीक है, सब अपने अपने जगह में है, फीचर्स वगैरह सब ठीक है। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 year मैन्युफैक्चरिंग वारंटी फॉर फोन एंड 6 month वारंटी इन द बॉक्स एक्सेसरीज। अगर मानो कि ये नहीं मिलता, तो खरीदोगे सर इसको? इसका सेल गिर जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। अगर ये आफ्टर सेल सर्विस ना होता, कितना भी अच्छा फोन बना लो, कितना भी अच्छा फीचर्स दे दो, सेल नहीं बनेगा। सो दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग स्कीम। अब पता नहीं सर, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं जानते हो? जो लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास कर रहे हो, ठीक है, उनको एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों को मैंने बैकअप देना था वो उसको भी दे दिया, आप लोग चाहो तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हो अलग से, और लाइव में भी मैं कराऊंगा धीरे धीरे। एक लाइबिलिटी होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जिसमें वारंटी गारंटी ये सब कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है बोले तो, जैसे ये अकाउंट्स का पार्ट है, कंपनी जो बिजनेस करता है उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी का खर्चा मेंशन करना पड़ता है। व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी? जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, रेडमी का फोन कंपनी ने बेच दिया, कंपनी ने वारंटी भी दे दिया, क्या जरूरी है कि हर कोई 1 साल के अंदर सर्विस सेंटर में पहुंच जाता है? प्लीज टेल मी सर। मतलब जरूरी तो नहीं ना कि हर किसी को वारंटी दिया तो वारंटी लेने के लिए सर्विस सेंटर में एकदम मुंह उठा के चले गए, नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो ये कंटीजेंट लायबिलिटी भी है, ठीक है, कि जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। सो
ये सब मैटर है सर। तो आफ्टर सेल सर्विस कंपनी को बताना पड़ता है कि भाई हाँ मैं आफ्टर सेल सर्विस दूंगा, चाहे प्रोडक्ट बेचो सर्विस बेचो, देयर मस्ट बी सम आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। नहीं तो ना लोगों को भरोसा नहीं होता। जैसे ट्रेन का टिकट काटने के बाद अगर आपका किसी कारण से ट्रेन कैंसिल करने का इच्छा होता है, आपका प्लान कैंसिल हो जाता है, आपका जर्नी कैंसिल हो जाता है, आप क्या करते हो? ट्रेन का टिकट कैंसिल भी करते हो ना, तो दैट इज ऑल्सो आफ्टर सेल सर्विस। प्लेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट कैंसिल होता है ना सर, हाँ कुछ पैसा काटता है, कुछ पैसा काटता है बट मिलता है ना। तो दैट्स, ये सब क्या है, सर्विस बिजनेस का अलग, सर्विस बिजनेस का अलग, प्रोडक्ट बिजनेस का अलग, बट दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग टेक्निक ऑल्सो। कुछ जरूरत भी है, कुछ मार्केटिंग भी। अच्छा, मार्केट में एजेंट कौन होते हैं सर? एजेंट मतलब बेसिकली जिनके थ्रू से आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एजेंट इज इफेक्टिवली a wholesaler who represent buyers and sellers on a relatively permanent basis, performs only few function and does not take a title of the goods। मतलब जो एजेंट होता है ना, वो कभी गुड्स का ओनरशिप नहीं लेता, वो बस किसी के बिहाफ में अपना वो प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एजेंट इन मार्केट, ठीक है। एजेंट का कोई ओनरशिप नहीं होता, वो बस कोई मैन्युफैक्चरर है और कोई रिटेलर है, उसके बीच का बंदा है, ठीक है। वो होलसेलर भी हो सकता है, कमीशन एजेंट भी हो सकता है, बट ही इज बेसिकली एजेंट। बिजनेस में जरूरी होता है सर। बैरियर टू ट्रेड बोल के कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग में। सर बैरियर टू ट्रेड क्या? समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। बैरियर टू ट्रेड मतलब आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हो बट मार्केट कर नहीं पाते, क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट में टैक्स लगा के रखा, मतलब इतना हाई टैक्स है कि मार्केट दूसरे बाहर से प्रोडक्ट को लाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा करके रखा। अब सरकार को गवर्नमेंट ये सब कभी कभी पॉलिसी होता है, ठीक है। जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बोला, मैं आपको बोलता हूँ कि गोविंदो भोग राइस जानते हो आप लोग? आतप चाल भी बोलते हैं इसको, तो क्या क्या बोलते हो आप? गोविंदो भोग राइस के ऊपर एक खबर आया, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को लेके कुछ मैटर है सर। बंगाल सीएम एग्जेम्पशन ऑन कस्टम ड्यूटी, ये देखो सर, बंगाल सीएम मतलब ममता दीदी बोल रहे हैं कि एग्जेम्पशन ऑन कस्टम ड्यूटी for Govind Bhog rice. In a letter to the PM, Mamta said the centre's decision to impose a 20% custom duty on premium rice varieties such as Govind Bhog in September has badly affected export. मतलब एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने अभी चावल पे ड्यूटी लगाया है, मतलब अगर किसी को बेचना है तो सरकार के घर में टैक्स देके फिर जाके चावल को मार्केट कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट का मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल का मानना है कि इसमें गोविंद भोग का जो एक्सपोर्टिंग है वो हैम्पर कर रहा है। बट करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया था, मैं आपको बताता हूँ कि ये डिसीजन पहले नहीं था, ये जब से ये यूक्रेन रशिया हुआ, कोरोना ये सब आया ना, उसके बाद से एक्चुअली देखो गोविंद भोग चावल मार्केट मतलब इंडिया के बाहर बहुत हाई डिमांड है, स्पेशली यूरोप में एंड गल्फ कंट्रीज में, मतलब अरबियन नेशन में हाई डिमांड है सर, हाई डिमांड, इतना हाई डिमांड है कि आप देके खत्म नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें क्या होता है, देश में मतलब जो किसान है जिनका चावल है वो हाई प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेच के अच्छा कमा सकता है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जब देश में लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो गोविंद भोग चावल अगर बाहर चला जाएगा तो फिर लोगों को खाने को दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली तो ना नहीं करता, वो दाम को बढ़ा देता है, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो बाहर बेच के कमाते हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा देता है, दैट इज वाई कि आपका एक्सपोर्ट कम हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी ममता दीदी का मानना है कि ये करके सरकार अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यही ममता दीदी जब किसान बिल आया था, जब फार्म बिल आया था, जब पंजाब बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर में फार्मर्स लोग धरना में बैठा था, उसको सपोर्ट कर रहा था पॉलिटिकल बैकिंग पे, क्यों? क्योंकि तब वो एंटी बीजेपी लग रहा था। लेकिन अब बात है कि देखो सर एक ही मतलब नेता अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टांस ले लेता है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं बता रहा हूँ, ऐसा करने से ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए अच्छा है कि फार्मर अपना प्रोडक्ट अपने मर्जी से कहीं पर भी बेचे, और गवर्नमेंट ने फार्म बिल उसी हिसाब से लाया था, बट सम रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के हाथ में भी रहेगा। ये फार्म बिल में 2020 में जब फार्म बिल आया था, आप लोग शायद देखे हो, किसान आंदोलन, ठीक है, 1 साल से चला,
पंजाब हरियाणा बॉर्डर में, ठीक है। लेकिन वहां पर यही गवर्नमेंट का बोलना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भाई किसान अपना प्रोडक्ट अपने इच्छा से किसी को भी बेचे, कोई भी दाम पे लगाए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जब टैक्स लगा दिया, ठीक है, तब हमको ममता दीदी का मानना है कि आप क्यों टैक्स लगा दिए। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, गवर्नमेंट पॉलिसी का मैटर है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब सिस्टम चलता रहता है। तो ये क्या हो गया सर, ये बैरियर टू ट्रेड हो गया। गोविंद भोग चावल में जो यूरोपियन नेशंस में एज वेल एज गल्फ कंट्रीज लाइक अरबियन नेशंस में इसका इतना डिमांड है कि वो डिमांड फुलफिल तो कर सकता है, मार्केट में बिजनेस भी कर सकता है, बट दे हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब एक्सपोर्ट करना है तो ड्यूटी देके सरकार के घर में फिर जाना। इसमें क्या है, वो लोग कम जा रहा है, क्योंकि अगर आप मानो आप 1 लाख का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो 1 लाख में 20,000 सरकार के घर में जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का भी इफेक्ट पड़ जाएगा, डिमांड फॉल हो जाता है। सो वॉट एवर ये गवर्नमेंट डिसीजन है, बट दैट इज एग्जैक्टली बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर? बैरियर टू एंट्री एग्जिट, इकोनॉमिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट प्लेस दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर और एग्जिट। मतलब ये क्या होता है, बैरियर टू एंट्री मतलब न्यू बिजनेस को घुसने नहीं देंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का मतलब क्या बताएं आपको, इट्स लाइक कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब एक बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि कोई न्यू बिजनेस उसमें आना नहीं चाहता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट डिसएडवांटेज अदर देन साइज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब बैरियर टू एंट्री और एग्जिट मतलब बिजनेस से निकलना भी मुश्किल और न्यू बिजनेस पे आना भी मुश्किल, ठीक है। ये भी होता है कि आप चाहो तो मार्केट प्लेस में नहीं आ सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लेयर है मार्केट में वो इतना अच्छे से मार्केट को बना के रखा है कि आप वहां पर जाके अपना पैर नहीं टिका पाओगे, ठीक है। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकता है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो न्यू बिजनेस को आने में प्रॉब्लम करता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसको मार्केट छोड़ के जाने में दिक्कत करता है, ठीक है। बैरियर टू एंट्री और एग्जिट नॉर्मली मोनोपोली बिजनेस या ऑलिगोपोली बिजनेस में ऐसा होता है। ऑलिगोपोली में क्या होता है, जैसे मानो कार एरिया, ठीक है। कल अगर किसी को लगता है कि वो कार मैन्युफैक्चर करेगा और स्टार्ट कर सकता है सर, हाँ, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स में आने के लिए बहुत पैसे का जरूरत है, हाँ सर। अगर मैं आपको इंडिया में ऑटोमोबाइल बोलो, मोबाइल मार्केट भी बोलो आप, ये भी ऑलिगोपोली है, ठीक है। जो लोग इकोनॉमिक्स समझते हो, ठीक है, ऐसे मैं आपको ऑटोमोबाइल मार्केट बोलता हूँ, ऑटोमोबाइल कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। इसमें इंडिया में टॉप चलता है सर 5, ठीक है। ऐसे और भी हैं बट टॉप में हैं 5। कौन कौन है, लिस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। अशोक लेलैंड, इसका ज्यादातर ट्रक देखोगे आप, ठीक है, बस और ट्रक बनाते हैं। बजाज ऑटो, स्कूटर और ऑटो में ज्यादा है। आइचर मोटर का सबसे पॉपुलर आप लोग जानते हो, रॉयल एनफील्ड। ट्रक भी बनाते हैं, ट्रैक्टर भी बनाते हैं, बट सबसे पॉपुलर है इसका रॉयल एनफील्ड बाइक, ठीक है। फोर्स मोटर, ये बेसिकली ज्यादातर केस में फोर्स मोटर क्या बनाते हैं बोले तो ये जो आर्मी ट्रक वगैरह होता है ना, ये सब में ज्यादा चलता है इनका। मतलब जिनका बिजनेस ज्यादा है जहां पर है, सबका अलग अलग एरिया बना लिया है। ICML एग्जैक्टली कौन सा कंपनी आई डोंट नो, राधेश, केरल ऑटोमोबाइल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेवा, ठीक है, प्रबिक डायनामिक्स, प्रीमियर, तारा इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ठीक है, ये सब इंडियन है। और अगर आप फॉरेन में देखोगे तो BMW है, ठीक है। हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया का ही है बट अभी जॉइंट वेंचर में इंडिया में काम करेगा, ठीक है। इसूजू मोटर्स, किया मोटर्स, मारुति सुजुकी। सुजुकी इंडिया जापान के साथ काम करता है, मारुति इंडिया का है पर सुजुकी जापान का है। मर्सिडीज बेंज, MG, निसान, दस्तान, ये बहुत सारा है सर। ऑडी, जो फॉरेन ब्रांड इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बेचता है। अब बात ऐसा है कि ये मार्केट में जोर से जोर देश और विदेश का मिला के 7, 8, 10 प्लेयर है, ठीक है। सबका अलग अलग सेगमेंट है, कोई ट्रक बनाता है, बस बनाता है, तो 4 चक्का नहीं बनाता, ठीक है। मतलब ऐसे मार्केट में आपको अगर लगे कि भाई मुझे ऑटोमोबाइल बना के बेचना है तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू नीड लॉट्स ऑफ कैपिटल, यू हैव देयर इज अ कॉस्ट डिसएडवांटेज। मतलब आते ही आप मार्केट में अपना जगह नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि आपको सस्ते में अच्छा चीज बनाना पड़ेगा और दैट इज नॉट इजी। हाँ,
दैट इज नॉट इजी। जैसे अगर मैं आपको ऑटोमोबाइल मार्केट दिखाऊं इंडिया में, सबसे पॉपुलर मार्केट किसका है, कोई बोल सकते हो सर? एनी आइडिया? 4 चक्का में, मतलब अगर मैं 4 व्हीलर में बात करूं, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन किस कंपनी का कार बिकता है? एनीवन ट्राई कर सकते हो सर? मारुति सुजुकी। थैंक यू सर, वेरी गुड। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा कार बिकता है मारुति सुजुकी का, क्योंकि ये लो फीचर्स और सस्ता है। इंडिया में लोग मिडिल क्लास ज्यादा है सर, ठीक है, इंडिया मिडिल क्लास की देश है सर, तो मिडिल क्लास लोग ज्यादा महंगा कार नहीं खरीदेगा, ठीक है। वही 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच में जो कार होता है ना, ये इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद है, और उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कार मारुति सुजुकी बनाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा कार सेल मारुति सुजुकी का है, टोटल कार सेल का 42.75%। हुंडई जापान का है 16.24%, टाटा 11.45, महिंद्रा 6.86, किया 5.71, टोयोटा 4.05, रेनॉल्ट 3.08, होंडा 2.86, वोक्सवैगन जर्मन का है, ठीक है, बहुत फेमस कंपनी जर्मन का, एमजी, ठीक है, एमजी ये भी बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, निसान 1.24, ये भी जापान का है। फोर्ड कहाँ चला गया? फोर्ड दुनिया का पहला गाड़ी मैन्युफैक्चरर सर, फोर्ड मोटर इंडिया में चल रहा था, बट अभी इंडिया से छोड़ के चला गया सर, 0.7578, मर्सिडीज बेंज 0.4, फिएट 0.39, ये इंडियन मार्केट है सर, ठीक है, जो मार्केट में बिकता है, ठीक है। उसमें फोर्ड का गाड़ी अभी भी बिकता है, बट फोर्ड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करके चला गया, क्योंकि उतना सेल नहीं हो रहा है। सुजुकी के साथ कंपटीशन, टाटा के साथ कंपटीशन, आजकल अगर कोई सुजुकी को कंपटीशन दे रहा है तो दैट इज टाटा, ठीक है, हुंडई भी दे रहा है बट टाटा ज्यादा दे रहा है, मतलब टाटा हुंडई दोनों मिलके दे रहा है, ठीक है। महिंद्रा भी है, बट महिंद्रा का थोड़ा सेगमेंट अलग है, मतलब 4 चक्का ये भी बनाते हैं, बट इसका एसयूवी मार्केट ज्यादा अच्छा है ना सर? आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, स्कॉर्पियो, फिर क्या क्या बोलते हैं सर उसको, थॉर, ठीक है। महिंद्रा एसयूवी मार्केट में अच्छा है, पर जो हैचबैक कार होता है, मतलब छोटा मॉडल का जो कार होता है सर, हैचबैक या सेडन कार जो होता है, इसमें मारुति सुजुकी सबसे नंबर 1 है, और ऐसा कार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मैं आपको बोला ना 3 से 7 लाख के बीच में, ठीक है, 7 लाख 8 लाख मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कार आपको मारुति को मिलेगा, और इस तरह से मार्केट है। अब बोलो कि अगर कोई इंडियन मार्केट में अब बोलेगा कि मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग में आना है, इट्स रियली टफ फॉर देम। तो ये जो बैरियर टू एंट्री है, एग्जिट करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका इतना पैसा मार्केट में फंसा रहता है, आज एंट्री करके कल एग्जिट करना चाहोगे ना, इतना आसानी से एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये सब इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर बिजनेस का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं पर वेजिटेबल मार्केट देते हो, वेजिटेबल का दुकान देते हो, या फ्लावर का दुकान देते हो, आज इस मार्केट तो कल उस मार्केट कर सकते हो, ठीक है, बट कार का प्लांट बना बिठा के, ठीक है, कार का प्लांट बिठा के आज इस मार्केट कल उस मार्केट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कम से कम 10-20 साल टिकना पड़ेगा, तब जाके, है ना, तब जाके कुछ देखोगे आप, because you need a huge capital requirement, you need to invest huge capital, you have to bear the cost, ठीक है, and after that you need to build a distribution channel, and there is also government policies, ठीक है, then only you can build your business। so ये भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है, जो आपको समझना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्केट में आना है, लेकिन मार्केट में आना है तो मार्केट को पैसा होने से ही बिजनेस नहीं होता, और भी चीजें देखना पड़ता है, ठीक है। मेरे पास पैसा है, मैं कहीं पे भी दुकान खोल दूं, नहीं, ऐसा नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द मैटर्स, ठीक है, तब जाके आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। बेंचमार्किंग, सर व्हाट इज बेंचमार्किंग? सर बेंचमार्किंग मतलब मार्केट में प्रोडक्ट, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस against those of competitors in a market or leading business in other markets in order to find ways of improving quality and performance. An analysis of competitors' strength and weakness used to evaluate a firm's relative competition positions, opportunities are improving and success failure in achievement such improvement. Sir, what is this? Sir, benchmarking कहते हैं इसको। मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलेगा, ठीक है,
इसका गारंटी क्या है? मतलब क्या आप मार्केट में जो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप न्यू हो या फिर आप अभी जो टॉप क्वालिटी में है, जो जिसका सबसे ज्यादा बिकता है, उसका ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो आपको उसके लेवल में आने के लिए करना पड़ेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है सर कि जो टॉप में है वो हमेशा टॉप में रहता है। मार्केट बहुत लोगों का गया है सर, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। इससे मुझे याद आया, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि एक मारुति सुजुकी का मार्केट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, 50% से 42% में आया है। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में बोलता हूँ आपको। एफएमसीजी मार्केट शेयर इन इंडिया। एफएमसीजी जानते हो क्या होता है? कोई आइडिया सर? एफएमसीजी मार्केट मतलब ये जो शॉपिंग मॉल में जाके हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट देखते हैं ना, सब पैकेज प्रोडक्ट्स, आटा हो, तेल हो, मसाला हो, मैगी हो, नूडल्स हो, बिस्किट्स हो, शैम्पू का पैकेट हो, कुछ भी, मतलब डेली घर का यूज का चीज। इट्स अ ह्यूज मार्केट सर, ह्यूज मार्केट। एफएमसीजी इन इंडिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट मूविंग। ये भी टॉपिक है यहाँ पर, कहाँ चला गया? एफएमसीजी फर्स्ट मूविंग, ये इस तरह का पैकेज प्रोडक्ट्स, फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो मैं उसी के थ्रू से आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेंचमार्किंग क्या होता है, और उसका बेंचमार्क को तोड़ा भी जाता है। ठीक है, तो एफएमसीजी मार्केट शेयर में अगर मैं इंडिया में देखूं, स्टैटिस्टिक्स ही देखते हैं। अच्छा बोलता है, नहीं दिया कुछ, मार्केट साइज दिया है, कॉम्पिटिटर का नाम नहीं दिया। ऐसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट बहुत हाई है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोल के एक कंपनी है, ठीक है, वो भी बहुत ही हाई है। ठीक है, फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इंडिया में टॉप बिजनेस में ये देखो सर, आईटीसी मार्केट शेयर है 30%, हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट शेयर है 14%, नेस्ले 5%, ब्रिटानिया 1%, पतंजलि ये सबसे गजब है सर, बाबा रामदेव। हाँ, ये खेल खेल दिया, इन्होंने खेल खेल दिया सर। बाकी लोग तो बिजनेस बैकग्राउंड से ही था, बट रामदेव बाबा बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, लोगों को योगा सिखाने का बात करता था। हाँ, अलग अलग जगह में भारत स्वाभिमान यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, लोगों को बताता था ये खाओ वो खाओ। हाँ, फॉर्मूला भी बता देता था, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। अब लोग बोला कि बाबा फिर आप ही बना के दो, तो सारा का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना चालू किया, हरिद्वार के, उनका जो हरिद्वार का जो आश्रम है वहां पर। फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई इतना डिमांड है, उसको फुलफिल कैसे करें। फिर उसको फुलफिल करने के लिए प्लांट बनाया, लोगों ने पैसा दिया, चंदा दिया बाबा को, है ना, डोनेट किया। अब उस डोनेशन के पैसे से प्लांट भी बिठाया, फिर खेती भी किया। ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहाड़ी एरिया में अच्छा होता है ना, तो फिर पहले आयुर्वेद से स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे देखा कि हर चीज में मार्केट है। अब तो पतंजलि का आटा, तेल, मसाला, साबुन, हर चीज अब पतंजलि का मार्केट में आ गया। पतंजलि का स्टोर भी गांव गांव में देखना चालू हो गया। सर इसमें मुझे एक चीज अच्छा लगा, क्यों? कि देश का बिजनेस देश का लोग कर रहे हैं। जैसे आपको नहीं पता होगा सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया का बिजनेस नहीं है, नेस्ले इंडिया का बिजनेस नहीं है। मतलब एटलीस्ट हमारे देश का डे टू डे प्रोडक्ट कम से कम हम लोग खुद तो बना ले, आईटीसी इंडिया का है। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले जैसे बिजनेस, इनको इतना, ग्लैक्सोस्मिथ, कोलगेट पामोलिव, ठीक है, इनको क्यों इतना मौका दिया जाए? हाँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो भी है, वो भी दूसरा टाइप में है, बट वो भी है। ठीक है, सार्फ वगैरह, साबुन वगैरह में पीएनजी का बहुत पॉपुलरिटी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा मार्केट में देशी बिजनेस आता है तो आने देना चाहिए, चाहे वो रामदेव बाबा ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कोई नॉर्मल इंडिविजुअल बिजनेसमैन ही क्यों ना। ठीक है, फॉरेन कंपनी क्यों इंडियन मार्केट में इतना प्रोडक्ट बेचेगा? आप ही सोचो, क्योंकि प्रॉफिट तो फॉरेन में चला जाएगा ना, प्रॉफिट इंडिया में थोड़ी रहेगा। फिर काम मिलेगा सर, इंडिया में क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा और सरकार को टैक्स। लेकिन प्रॉफिट, इंडिया का प्रॉफिट इंडिया में रहने से ही तो अच्छा है, इंडिया का प्रॉफिट बाहर क्यों जा रहा है? सो व्हाट एवर, बट ये सिनेरियो बदल रहा है।
ठीक है। तो मार्केट शेयर बाई एफएमसीजी मार्केट शेयर बाई आप देख रहे हो कि कितना किसका मार्केट है। अमूल भी है, इमा भी है, कोलगेट पामोलिव है, पार्ले प्रोडक्ट्स भी है। ठीक है। सो लंबा लाइन है सर, लंबा लाइन है। चलो सर, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने कॉम्पिटिटर को अगर तोड़ना है, अपने कॉम्पिटिटर को अगर तोड़ना है तो धीरे 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 आपको अपना बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। रातों रात नहीं होता है। रामदेव बाबा कितने दिन पहले अपना पतंजलि को स्टार्ट किया था। जैसे पतंजलि कौन है जानते हो? पतंजलि हमारे देश में जो योगा है उस योगा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले में से एक है। ठीक है। और आयुर्वेदिक दवाई वगैरह में भी बहुत काम करते थे। आज का नहीं सर, कम से कम 3000-4000 साल पुराना बात है सर। ऋषि थे पतंजलि ऋषि। तो जो भी उनके नाम पे है ऋषि पातंजल। ठीक है। जैसे धन्वंतरी है जो भारत का पहला माना जाता है कि आज से कम 4-4.5 साल पहले धन्वंतरी होते थे जो ऑपरेशन करना चाहते थे। मतलब जैसे कोई भी जगह फ्रैक्चर हो जाता था तो उसको कैसे जोड़ा जाए। ठीक है। जो मॉडर्न साइंस के थ्रू से बोलते हैं ये प्लास्टर कर दो, वो प्लास्टर कर दो। बट उन दिनों बहुत डेवलप कॉन्सेप्ट था धन्वंतरी का। बहुत धन्वंतरी का किताब आज भी मिलता है सर। ठीक है। सो इंडिया का जो नॉलेज है ना वो कुछ कमती नहीं है। अलग बात है कि बीच में कहाँ गायब हो गया। एक्चुअली फॉरेनर नहीं चाहते थे कि हम लोग अपने पैरों में खड़ा हो। यही प्रॉब्लम है फॉरेनर्स का। ठीक है। क्योंकि ताकि उनका बिजनेस चलेगा नहीं ना, तभी तो हम लोग को बोका बना के, बुद्धू बना के। ठीक है। हम लोग भी सर क्या बोलो सर, गधा से भी बदतर है। ठीक है। हम लोग भी बोका बन गए और वो लोग हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट अपने देश में लेके जाता था और उनका मतलब लेस क्वालिटी प्रोडक्ट, लो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें बेचता था। तो क्या गजब का दिन था सर भारत का। मतलब इससे दुखी दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। और वो इसीलिए भारत का जो स्पाइन है ना वो टूट गया था लास्ट 200-300 साल में। और जो लास्ट 70 साल में हुआ है, 70-75 साल में, ये बहुत ही अच्छा सर। लेकिन और स्पीड अप होना चाहिए क्योंकि चाइना बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा ठीक है। तो बेंचमार्किंग, ठीक है, चाहे वो कंट्री से कंट्री का बेंचमार्क हो। ठीक है। जैसे इंडिया क्वालिटी मोबाइल फोन नहीं बना रहा है। अगर इंडिया को क्वालिटी मोबाइल फोन बनाना है तो चाइना का जो बेंचमार्क है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड वाइड करेंटली चाइना, ताइवान, ठीक है, ये लोग टेक्नोलॉजिकली काफी डेवलप है कंपेरेटिवली। ताइवान तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। ताइवान जो चाइना के नीचे ही है। ठीक है। आइलैंड कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, बट दे आर वेरी रियली वेरी डेवलप। ठीक है। अब ताइवान जैसे टेक्नोलॉजी अगर इंडिया डेवलप कर पाए, ठीक है, ऐसे कुछ कंपनी बना है, कर रहा है, बट स्केल बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, नॉलेज एनहांस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग फॉरेन कॉम्पिटिटर का मतलब इंडियन मार्केट में इतना चाइना से मोबाइल क्यों आएगा? इसमें इंडिया का लॉस है सर। क्योंकि जब हम लोग मोबाइल फोन बाहर के कंट्री से लाते हैं इसमें देश का रेवेन्यू लॉस होता है। ठीक है। खर्चा बढ़ जाता है, बहुत खर्चा बढ़ जाता है। और फॉरेन लोगों के पास हमारा डेटा, सब कुछ टेक्नोलॉजी के कारण सब चला जाता है। तो इतना चाइना पे डिपेंडेंट अच्छा बात नहीं है। इंडिया को अगला 20 साल के अंदर, 10 साल के अंदर अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बना लेना चाहिए। स्पेशली मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी करे पर करे जरूर, ये सोचना पड़ेगा देश को। तो वट एवर ये बेंचमार्क तोड़ना है, स्ट्रेंथ वीकनेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है। और फिर अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशंस को बनाना है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव भी देखना है, सक्सेस फेलियर इन अचीविंग सच इम्प्रूवमेंट। ठीक है। इसीलिए बेंचमार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। जैसे इंडिया में कुछ कंपनी बना है जैसे लाभा, जैसे माइक्रोमैक्स। लाभा माइक्रोमैक्स का प्रॉब्लम क्या है? ये इंडियन कंपनी है सर, लेकिन क्या ये ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस इसके साथ कॉम्पीट कर पाएगा? आज अगर आपको बोला जाए कि भाई एक लाभा का स्मार्टफोन ले तो आप लोगे या मैं लूंगा? बोलो सर। सर समझ में आ रहा है सर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर ये जो ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, ठीक है, वन प्लस है, दे बिल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब यही चक्कर है कि हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, हमें लेना पड़ेगा। मतलब कुछ तो सोचना है, क्वालिटी को डेवलप करना है, माइक्रोमैक्स को, लाभा को। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कोप है जो पोटेंशियलिटी को आगे बिल्डअप करना चाहिए। ठीक है।
और ये बेंचमार्क जो ऑलरेडी सेट हो चुका है उसको तोड़ना पड़ेगा। ब्रांड, सर ब्रांड क्या होता है? जैसे इंडिया में मोबाइल फोन का ब्रांड नहीं है, इंडियन कोई ब्रांड नहीं है सर जो इंडिया में ब्रांड है। कुछ कोशिश हुआ है लेकिन उतना भी सक्सेसफुल कोशिश नहीं हुआ। A brand is the specific type of the product from a brand represented by a brand name, symbol, design, logo, packaging. It's an iPhone, it's a brand. OnePlus brand, ठीक है। Redmi, Realme, they are also brand, ठीक है। तो brand रातों रात तो नहीं होता, but is the identity of a particular product from that customer recognized as being different from others. वे मेरा प्रोडक्ट आपसे अलग है, यही मेरा ब्रांड है। और उस ब्रांड को पहचानने के लिए आप अपना ब्रांड नेम बनाओ, सिंबल बनाओ, डिजाइन बनाओ, लोगो बनाओ, पैकेजिंग बनाओ, ठीक है, जिससे पता चले कि भाई ये मेरा है, ठीक है, ये बाकी से अलग है। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ये न्यू वर्ड है। ब्रांड तो सुना है, ब्रांड इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर सुना है, बट इक्विटी क्या, ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। वैल्यू ऑफ अ ब्रांड मतलब जो आज वैल्यू नहीं है कल होगा, ब्रांड इक्विटी बनाना पड़ता है। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू व्हिच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी। किस लेवल तक ब्रांड का लॉयल्टी आ सकता है, मतलब लोग इस पे भरोसा करेगा, इसका क्या चांसेस है। नेम अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आएगा, इसका कितना गारंटी है। परसीव्ड क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन। ब्रांड इक्विटी आल्सो इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल्स such as patent, trademark, channel relationship, everything. But the most important part is, sir, brand equity रातों रात नहीं बनता। आप आपके कंपटीटर से, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचो, कोई भी सर्विस बेचो, आप अपने कंपटीटर से अलग हो। आप कुछ ऐसा देना चाहते हो दुनिया को, समाज को, जो पहले कभी किसी ने वो सर्विस नहीं दे पाया, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्रांड इक्विटी बढ़ता है, इसमें ब्रांड वैल्यू एक्सटेंड होता है, लोगों का लॉयल्टी बढ़ता है, और एक दिन आपका गुडविल इस लेवल पे चला जाएगा कि आपका ब्रांड इक्विटी टॉप लेवल में पहुंचेगा। ये फ्लिपकार्ट रातों रात फ्लिपकार्ट नहीं हो गया। फ्लिपकार्ट पहले किताब बेचता था, पता है आपको? फ्लिपकार्ट जब चालू किया था, 2 IIT ग्रेजुएट दोस्त, ठीक है, ये जो फ्लिपकार्ट आज हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, अमेजन से भी बड़ा है इंडिया में। अमेजन दुनिया में बड़ा हो सकता है, पर इंडिया में फ्लिपकार्ट बड़ा है, ठीक है। तो इसको बनाने वाले जो 2 दोस्त थे, ये दोनों IITians थे, ठीक है। फिर ये दोनों अमेजन में जॉब करता था, ठीक है, पता है आप लोगों को? ये दोनों अमेजन में जॉब करता था। सारा दिन इन लोगों का कुछ काम नहीं था, बैठे बैठे बस अमेजन का जो वेबसाइट है उसको रन करना, यही इनका काम था सर, ठीक है। तो ये लोग बोर होता था, सारा दिन सिर्फ मतलब प्रोग्रामिंग करना पड़ता था, 1 घंटा 1.5 घंटा, बाकी 10 घंटा की नौकरी में 8 घंटा सिर्फ बैठा रहना पड़ता था। तो ये लोग बोर फील करता था। मैं किसका बात कर रहा हूँ जानते हो? सचिन बंसल, बिनी बंसल, ठीक है। अगर कभी आप इनकी कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये सचिन है और ये बिनी है, ठीक है। ये इन दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को बनाया था। तो इनको एक ही चीज था कि भाई, इनके मन में चला कि भाई आज अगर हम लोग अमेजन में काम कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग फ्लिपकार्ट जैसा कंपनी बनाए। जस्ट सोचो सर, सैलरी में काम करता था, ठीक है, अमेजन में काम करता था तो 50 लाख 1 करोड़ का सैलरी मिल जाता था। लेकिन अगर आप अमेजन को टक्कर देना चाहते हो 1-2 करोड़ में, क्या होगा आपको? हाँ, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचा कि भाई अमेजन को टक्कर देना है। उन्होंने ये सोचा कि क्या हम लोग सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके अंदर वो बेसिकली पैशन आ गया था कि उन्हें भी इंडिया में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, उन्हें भी इंडिया में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी अमेजन ऑलरेडी इंडिया में था, अमेजन ऑलरेडी इंडिया में पॉपुलर था, और अमेजन ऑलरेडी जेफ बेजोस का वर्ल्ड टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक था। ऐसे हालत में ये लोग, मतलब ये सचिन और बिनी ने सोचा कि हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो इनका स्टार्ट कैसे हुआ था पता है आपको? बैंगलोर में ये लोग स्टार्ट किया था किताब बेच के, ठीक है। 2007 सचिन एंड बिनी, alumni of IIT Delhi and former Amazon employees, the company initially focused on online book sales with countrywide CP। लेकिन स्टार्ट हुआ था पहले बैंगलोर में लोगों को पता चला कि भाई किताब मिलता है, एक साइट है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो लोग फ्लिपकार्ट से सिर्फ किताब ऑर्डर करता था। धीरे धीरे वो लोग दूसरे प्रोडक्ट में भी चालू किया। आपको पता है 2008 में
इनका पहला जो ऑर्डर आया था दैट इज 100 ऑर्डर्स पर डे बाय 2008, चालू हुआ 2007 में, फिर 2008 में एक साल जाते जाते एक एक दिन में 100 किताब का ऑर्डर आना चालू हुआ। 2010 में फ्लिपकार्ट ने बैंगलोर बेस्ड एक सोशल बुक डिस्कवरी सर्विस वी रीड बोल के एक कंपनी था lulu.com, उसको खरीद लिया। ठीक है, 2011 में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस mind360.com बोल के एक कंपनी को खरीदा। मतलब इनके पास इतना पैसा आ गया किताब बेच के, वो भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। फिर धीरे धीरे फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया DRM फ्री ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर। ये उतना चला नहीं सर, ठीक है, फ्री स्ट्रीमिंग साइट्स। फ्लाइट वाज अनसक्सेसफुल एंड शट डाउन इन जून 2013। आपको बोला ना इतना चला नहीं, इसलिए आप लोग नाम नहीं सुने। तो कुछ फेलियर रहा है, कुछ पॉपुलर हुआ है। फिर विद इंडिया का रिटेल मार्केट इनके हाथ में धीरे धीरे आ रहा था, फिर इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर बना। आज सबसे ज्यादा इंडिया में मोबाइल फोन बिकता है फ्लिपकार्ट के थ्रू से, पता है आपको? सबसे ज्यादा मोबाइल बिकता है फ्लिपकार्ट के थ्रू से। 2012 में इसने मिंत्रा को खरीद लिया। मिंत्रा एक बैंगलोर बेस्ड फैशन प्रोडक्ट बेचने वाला, मतलब एपरल बेचने वाला कंपनी था, कपड़ा जूता ये सब बेचता था। ये फैशन रिटेलर को 280 मिलियन में परचेस किया 2014 में। मिंत्रा फ्लिपकार्ट के साथ साथ अभी भी चलता है और बहुत ही पॉपुलर हो गया। फिर फ्लिपकार्ट ने मोटोरोला मोबिलिटी के साथ पार्टनर किया। मोटो जी मतलब मोबाइल लॉन्च करते थे फ्लिपकार्ट के थ्रू से। आज Xiaomi, रेडमी, मोटो ये सब फोन बिकना और ज्यादा हुआ फ्लिपकार्ट के थ्रू से। फिर बिग बिलियन डे सेल एंड दीज आर नाउ हिस्ट्री। अब इतिहास बना दिया इनको। फिर Jabong.com बोल के एक जर्मन बेस्ड कंपनी था, Jabong.com। आप लोग शायद नाम नहीं सुने हैं, मैं इसके परचेस करता था, बहुत अच्छा मुझे लगता था। इसको भी ले लिया 70 मिलियन में। फिर Jabong इंडिया छोड़ के चला गया। फिर इसने फ्लिपकार्ट नहीं बनाया, ये फोन पे है ना, ये नहीं का है। फोन पे जो ऐप है ना, ये नहीं का है, ठीक है। फिर फोन पे बनाया 2017 में। फिर इस तरह से धीरे धीरे आज फ्लिपकार्ट अलग है। आज तो सचिन और बिनी कोई भी नहीं है। दुनिया का पहला बड़ा ऑनलाइन कंपनी ईबे बोल के था। ईबे वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बेस्ड कंपनी, यूरोप में सबसे पॉपुलर है। इंडिया में भी ईबे चलता था, बट मजा का बात है कि इस ईबे को भी, इंडियन ईबे को भी खरीद लिया। और अभी ईबे जो है ना सर, ये फ्लिपकार्ट के बिहाफ में काम करता है। और मतलब फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है वो ईबे के थ्रू से होता है। अब क्या बताऊं मैं आपको कि कैसे ब्रांड इक्विटी बढ़ाना जाता है, अब इसी से समझ जाते हो आप। एक दिन में नहीं हुआ सर, 2007 में स्टार्ट किया, 8 जाते जाते बुक्स का ऑर्डर बढ़ा, पर डे 100 ऑर्डर हुआ। फिर जाके किताब से इलेक्ट्रॉनिक से फैशन कंपनीज खरीदना, ठीक है। ऐसा करते करते तब जाके 7 से 22 ये 15 साल का जर्नी रहा है सर। एंड दैट इज हाउ ब्रांड इक्विटी विल बिल्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना व्हाट इज ब्रांड इक्विटी, ठीक है। अब धीरे धीरे फ्लिपकार्ट का ब्रांड नेम किसको नहीं पता, पेटेंट, उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क, हाँ किसको नहीं पता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। सिंपल चीजें हैं सर, समझना चाहो तो बहुत बड़ी चीज, ना समझना चाहो तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हर बिजनेस का, हर प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट है सर। लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता दुनिया में। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा अपना ये बने, मेरा अपना वो बने। सपना देखना एक चीज होता है, और उसको हकीकत में बदलने के लिए हार्डकोर सोच होना चाहिए, मेहनत करने के लिए पेशेंस भी होना चाहिए। पैसा ना होने का दुख नहीं, उल्टा पैसा हो कैसे इसके बारे में एक मतलब वो जज्बात होना चाहिए। आज पैसा नहीं है बोल के ज्यादातर लोग है ना, मेरे पास कहाँ से रहेगा भाई, मेरे पापा के पास थोड़ी ना है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं सर, तभी ना इनको प्रॉब्लम क्या हो जाता है ज्यादातर लोगों को। हम लोग जैसे लोगों को प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग पहले पैसा देख लेते हैं, कितना आएगा कितना जाएगा ज्यादातर। लेकिन भाई पहले अपना ब्रांड इक्विटी तो बनाओ, फिर आने जाने का सोच लीजिएगा। और समय रहते रहते सोचना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि जब आपका पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब आपका पूरा एकदम जैसे बोलते हैं ना हम लोग बंगाली में बोलते हैं दिवाले पीठ ठेके जाओ। अब दिवाले पीठ ठेके जाओ मतलब कि मतलब आप जिस उम्र में कर सकते थे उस उम्र में नहीं किया आपने। ऐसे मोमेंट पे आप स्टार्ट करो जब आपको पैसा का बहुत जरूरत है।
आप पैसा का जरूरत को पूरा करने के लिए थोड़ी ना इन्वेंशन हो सकता है। इन्वेंशन आपके अंदर पहले से होना चाहिए, और अगर इन्वेंशन सही ट्रैक में चले तो पैसा भी आना चालू हो जाएगा। इसीलिए टाइम रहते रहते काम करना चाहिए, और टाइम कभी बोल के नहीं आता सर, ठीक है, कि किसी भी मूवमेंट में आ सकता है। अगर आपके अंदर इच्छा है, जज्बात है, आप अपना इक्विटी बना सकते हैं। ब्रांड लॉयल्टी क्या है सर? ब्रांड लॉयल्टी क्या है? इट इज अ स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब एक ब्रांड के प्रति कस्टमर का लॉयल्टी, ठीक है, कि भाई हाँ मैं इस ब्रांड पे भरोसा करता हूँ। ब्रांड रिकॉग्निशन, इट इज अ कस्टमर्स अवेयरनेस दैट अ ब्रांड एग्जिस्ट एंड इट इज एन अल्टरनेटिव टू परचेज। मतलब उसका रिकॉग्निशन है, मतलब शायद कोई दूसरा ब्रांड भी है, बट अगर उसका कोई मतलब अल्टरनेटिव भी है ना, तो लोगों के अंदर ना एक अवेयरनेस बढ़ता है, नहीं ठीक है दूसरा ब्रांड हो सकता है पर ये ब्रांड भी है, इसका भी रिकॉग्निशन है, हम चाहे तो उसके पास भी जा सकते हैं, उसका सर्विस भी ले सकते हैं, उसका प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है सर? बिजनेस मॉडल मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट टेक्निक है। कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी अ मनी मेकर। मतलब आप समझो, अब देखो मैं आपको इतना सारा चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आपको गूगल के बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि गूगल अपना जो पैसा कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं सर? एडवर्टाइजमेंट से। आपको पता है गूगल कैसे? गूगल का बिजनेस का जो आइडिया है ये गजब आइडिया है सर, ठीक है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह का सोच के साथ कोई बिजनेस कर सकता है। गूगल का इतिहास जानोगे, आज गूगल के पास कौन नहीं है, कौन सा ब्रांड नहीं है, सब जितना पॉपुलर ब्रांड है सारे ब्रांड गूगल के पास है। आप देख सकते हो गूगल का ब्रांड, ठीक है, जीमेल, वेज एंड मैप्स, क्लाउड, क्रोम, यूट्यूब, वर्कस्पेस, एंड्रॉइड, ड्राइव, ट्रांसलेट, फोटोज, नेस्ट, मीट, पिक्सल, पिक्सल वॉच, यूट्यूब म्यूजिक, गूगल असिस्टेंट, टेंसर फ्लो, डिसकंटिन्यूड गूगल प्रोडक्ट्स में जैसे ग्लास, गूगल प्लस, लेटर प्ले, ये सब डिसकंटिन्यू हो चुका है, वट एवर। बट इसका जो जर्नी था, इसका जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट था वो कैसा था? हाँ सर, इसका इतिहास जानोगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली एकदम स्टार्टिंग डेज में ये लैरी और सरजी, ये दो दोस्त थे सर, ठीक है, 2000 के आसपास के टाइम का बात है। इसने लैरी पेज और सरजी पिन ने पीएचडी स्टूडेंट्स थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और ये लोग बेसिकली सोच रहा था कि कुछ सर्च के बारे में, ठीक है। The original lead programmer who wrote much of the code of the original Google search engine, but they left before Google was officially founded as company. इसका मेन जो स्टार्टिंग पार्ट था, अमेरिका में मोस्ट ऑफली कैलिफोर्निया एरिया में कोई एक था सर, उसका उसके पास एक किताब था जिस बुक्स में दुनिया का हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिलता था, मतलब किसी ने बनाया था। उस किताब का नाम मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब उस किताब से ना इन लोगों को बेसिकली इंस्पिरेशन मिला था कि अगर एक किताब के अंदर दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, तो जब डिजिटलाइज हो रहा है दुनिया, तो क्या एक ऐसा सर्च इंजन नहीं बना सकते जिसमें दुनिया का हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा? तो दे जस्ट बिल्ड दैट, ठीक है, कि दुनिया का हर एक इंफॉर्मेशन एक जगह में मिलेगा। उन्होंने वही बनाने का कोशिश किया, ठीक है, और ये एक बेसिकली एक किताब से उनको इंस्पिरेशन मिला था, एक बुक से, जिस बुक के अंदर हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिलता था, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब अगर आप और डिटेल्स में जानकारी लोगे ना, आपको पता चलेगा। मुझे वो किताब का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जरूरत में हमेशा मिलता नहीं है, बट दैट्स मेन पार्ट सर। तो वही मैं बात करना चाहता हूँ, इंस्पिरेशन किसी भी जगह से मिल सकता है। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन, बिजनेस मॉडल, कि आपका स्टोरी लाइन, आपका कहानी आप खुद बनाओ, ठीक है, और फिर उससे पैसा बनाओ, ठीक है। लेकिन पहले लोगों को स्टोरी लाइन तो दो। स्टोरी लाइन मतलब आप क्या करते हो, क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, क्या स्पेशलिटी है आपका। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है सर? बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द बिजनेस। जैसे गूगल का पोर्टफोलियो देखो, आज गूगल के पास क्या है, कैसे पता चलेगा? शुरू तो किया था एक सर्च इंजन से, बट यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये देखो सर, गूगल सर्च, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मैप्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, ठीक है, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटो, शॉपिंग, ठीक है, सीट्स, ब्लॉगर, बुक्स, स्लाइड्स, फाइनेंस, डॉक्स, हैंगआउट, जैमबोर्ड, क्लासरूम, आर्ट, कलेक्शंस, पॉडकास्ट, गूगल एड्स,
सबसे बड़ा इसका कैश काउ है ये, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर, फॉर्म्स और भी है, खत्म नहीं होगा, बाप रे बाप लंबा लिस्ट है। ये गूगल का पोर्टफोलियो देखो, ये यहाँ पर जाओगे तो आपको गूगल का पोर्टफोलियो दिखेगा, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीज़ है, जीमेल है, सर्च है, क्रोम है और गूगल मतलब क्लाउड वगैरह है, ठीक है। क्लाउड में भी बहुत काम होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या बताने का कोशिश किया कि ये होता है बिजनेस पोर्टफोलियो, कि आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास लोगों को देने के लिए क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। अब आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट्स है, जो भी आपका सर्विसेज है, दैट इज, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, द टर्म इज ऑफन शॉर्टेंड टू B2B, ठीक है। मतलब जो दोनों बिजनेस के बीच में जब कोई एक्टिविटी होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड B2B, ठीक है। सर व्हाट इज बाइंग बिहेवियर, B2B भी एक होता है, B2C भी होता है। जब बिजनेस टू कस्टमर चलता है उसको B2C बोलते हैं। जैसे एक C2C भी होता है, कस्टमर टू कस्टमर। सर कोई मुझे बता सकते हो कस्टमर टू कस्टमर का एक एग्जांपल? कस्टमर टू C2C, कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस होता है, एक एग्जांपल एनीवन? बहुत सारा है, जैसे वेलेक्स, क्विकर, नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोग? वेलेक्स में कंपनी मोबाइल नहीं बेचता, पुराना चीज बिकता है ना वेलेक्स में। हेलो, अरे बोलो सर, वेलेक्स क्विकर वगैरह में क्या बिकता है? पुराना चीज बिकता है, ये किसी और का है। जैसे आईफोन बिक रहा है सर 21,000 में, ठीक है। अब किसी को लेना है तो ये कस्टमर से ही कनेक्ट करेगा। हाँ, इसका मीडिएटर कौन है? मीडिएटर ऑब्वियसली कोई है, वेलेक्स, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप C2C कस्टमर हो जाओगे ना, मतलब कस्टमर टू कस्टमर कनेक्शन। हेलो, समझ में आया सर? यस सर। ठीक है। तो B2B क्या होगा? जब बिजनेस टू बिजनेस होता है, मतलब एक रिटेलर एक होलसेलर के पास जाता है, एक कस्टमर जब एक होलसेलर के पास जाता है, एक रिटेलर के पास एक कस्टमर जाता है, दैट इज B2C, ठीक है। तो B2B हो सकता है, B2C हो सकता है, C2C हो सकता है। बाइंग बिहेवियर, व्हाट इज बाइंग बिहेवियर? मतलब कंज्यूमर बिहेवियर। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो मेरे पास जो लोग ऑलरेडी, जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा। बाइंग बिहेवियर कंसर्न्स द प्रोसेस दैट बायर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू परचेज गुड्स और सर्विस। कस्टमर का बिहेवियर जानकारी करो सर, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर का क्या इच्छा है। अगर आप बिजनेसमैन बन रहे हो, अगर आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो, अगर आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बन रहे हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर, द बाइंग बिहेवियर, द कंज्यूमर बिहेवियर, because buying behavior can be influenced by a variety of external factors and motivation including marketing activity. अगर किसी के अंदर बाइंग बिहेवियर ही पता नहीं है, वो बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकता, उसका बिजनेस छोटा था छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो आपको बाइंग बिहेवियर भी समझना है, जो आपको मार्केटिंग एक्टिविटी में हेल्प करेगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट कंपनी, ये तो अकाउंट्स का पार्ट है सर। कंपनी कैश डिस्काउंट क्यों देता है जानते हो? कैश डिस्काउंट में आजकल एक पॉपुलर वर्ड चलता है, क्या बोलो तो? आजकल एक ऑनलाइन एरा में एक पॉपुलर वर्ड चलता है कैश डिस्काउंट के नाम पे, क्या बोलो? अरे जानते हैं आप लोग, तभी पूछा मैंने। मतलब कहीं पर कुछ पेमेंट करना है, कहीं पर कुछ ऑनलाइन में पेमेंट करने से अगर आपको क्या मिल सकता है? कैश कैशबैक। थैंक यू सर, वही तो बोला। अब कैशबैक सुनते ही आपको क्या लगा? कैशबैक जहां पर है वहीं पर थोड़ा सा आपको अच्छा लग गया ना, और वो मार्केटिंग है सर। जैसे गूगल पे में पे करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, है ना, फोन पे करने से मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग में देता है सर, ठीक है। तो ये कैशबैक एक्चुअली कैश डिस्काउंट है, और ये एक्चुअली मार्केटिंग भी है। स्टार्टिंग में सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी इस तरह का डिसीजन लेता है, ठीक है, कैशबैक ऑफर, ठीक है। कैशबैक ऑफर बहुत चलता है ऑनलाइन में, आप लोग जानते हो। आजकल बहुत सारे कंपनी कैशबैक ऑफर थोड़ा कम कर दिया है, बट स्टिल कैशबैक इज देयर, कैशबैक इज देयर। जैसे SBI कार्ड में मिल रहा है, बहुत सारी चीजों में कैशबैक मिलता है। पेटीएम बहुत देता था, ये सब पेटीएम ने ही दुनिया को दिखाया है कैशबैक का कॉन्सेप्ट। इंडियंस को सबसे ज्यादा अगर पता चला तो पेटीएम से ही पता चला। पेटीएम में पहले सब कैशबैक देते ही तो पेटीएम के बारे में लोगों के अंदर खबर मिला,
ठीक है, 10 से 100 का कैशबैक। जोमेटो में भी खाना ऑर्डर करो तो कैशबैक देता है ना, जोमेटो में भी ऐसे देते हैं। अगर पेटीएम वॉलेट से दोगे तो आपको 100 रुपीज तक कैशबैक मिल सकता है, 10% 20% तक कैशबैक मिल सकता है। अब अपना रिचार्ज करो, बिल पे करो, आपको 30 से लेके 300 का कैशबैक मिल सकता है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, देन दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैश डिस्काउंट एंड दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांटेज दैट फर्म्स हैज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, मतलब कंपटीटर के पास ना जाके कोई आपके पास क्यों आएगा, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आता है सर। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, द पोजीशन दैट अ फर्म हैज और विशेस टू अचीव विद इन इट्स इंडस्ट्री एज मेजर्ड अगेंस्ट इट्स competitions. Conglomerate diversification, what is this conglomerate diversification? A strategy of growing firm, a strategy of growing a firm, एक बिजनेस को ग्रो करने का एक स्ट्रेटेजी है by acquiring other firms for investment purpose. बड़ा बिजनेस क्या करता है, छोटा मोटा बिजनेस को खरीद लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे रिसेंटली कुछ हुआ है ऐसा, जैसे आपको पता है अदानी बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, अदानी एसीसी को परचेज कर लिया, एसीसी और अंबुजा सीमेंट को। इसके ऊपर मैंने केस स्टडीज करवाया था किसी क्लास में, मैंने इसके ऊपर केस स्टडीज करवा के रखा। अदानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को 150 बिलियन में खरीद लिया। ठीक है, और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, टाटा एंड बिग बास्केट, टाटा बिग बास्केट एक्विजिशन। टाटा के पास मॉडर्न बिजनेस नहीं था ज्यादातर, तो टाटा ने सोचा कि मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा मॉडर्न बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो टाटा देख रहे हैं कि अगर खुद का एक बना के फिर उसको चलाने से अच्छा है, या क्यों ना हम लोग किसी और का ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी बिग बास्केट बन चुका था, तो टाटा ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बिग बास्केट को पैसा चाहिए, हम उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। बिग बास्केट भी हाई वैल्यूएशन मिलके वो भी राजी हो जाता है, और जैसे राजी हो गया वो भी न्यू बिजनेस को खरीद के आप आज इंडिया का सबसे बड़ा जो भी मतलब ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरी चेन है, उसमें सबसे बड़ा जो है वो टाटा बिग बास्केट है। 1000 करोड़ डाला था, 1000 करोड़। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, यूजुअली लिटिल और नो एंटिसिपेटेड सिनर्जी मतलब दो बिजनेस के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर सिनर्जी नहीं था, बट फिर भी एक बड़ा बिजनेस एक छोटा बिजनेस को एक्वायर करके अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। ठीक है, आज लोग टाटा के बिग बास्केट के थ्रू से टाटा को जान जाता है, मतलब टाटा के थ्रू से बिग बास्केट को जान जाता है। 1mg बोल के एक कंपनी है सर, आपको पता है, ये भी मेडिसिन बेचता है। हाँ सर, 1mg, ये भी देखो क्या लिखा है, टाटा 1mg। ठीक है, अच्छा एक मेडिसिन कंपनी था सस्ता सुंदर, नाम सुना आप लोगों ने? हेलो, अरे नाम सुना है कि नहीं सुना? ऑनलाइन मेडिसिन बेचता है, सस्ता सुंदर, बहुत चलता है सर। आपको पता है किसने खरीदा इसको? फ्लिपकार्ट ने खरीदा। सस्ता सुंदर को फ्लिपकार्ट ने खरीदा। सर समझ में आ रहा है? अब फ्लिपकार्ट के थ्रू से लोग दवाई खरीदने के बारे में तो नहीं सोचता, लेकिन सस्ता सुंदर के पास कैपिटल लैग था। फ्लिपकार्ट ने सोचा कि हम लोग मेडिसिन भी बेचेंगे, तो उसने अलग से मेडिसिन कंपनी नहीं बनाया, उसने जो ऑलरेडी मेडिसिन बनाया हुआ बिजनेस था उसको जाके बोला कि भाई मैं आपको खरीद लेता हूँ, और बड़ा वैल्यूएशन देता है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। समझ रहे सर? कंसोर्टियम क्या होता है? Consortium is a combination of several companies working together for a particular purpose. जब 3 4 5 बड़ा कंपनी एक साथ मिलके कोई कॉमन पर्पस पे काम करते हैं ना, मानो कि कुछ बिल्ड करना है, समथिंग टू बिल्ड समथिंग, टू बाय समथिंग, ठीक है, अकेला नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? कंज्यूमर मार्केट है द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन और फैमिली यूज, कंज्यूमर मार्केट्स। कॉर्पोरेट कल्चर, हम लोग ये बात बहुत सुनते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर मतलब क्या जानते हो? कॉर्पोरेट कल्चर मतलब सिर्फ दामी दामी वाइन पीना नहीं होता, लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, कोट पैंट पहन के दामी वाइन पीना नहीं, नॉट लाइक दैट। कॉर्पोरेट कल्चर रिफर्स टू द कंपनीज वैल्यूज। ठीक है, हर कंपनी का अपना वैल्यू होता है, अपना बिलीफ सिस्टम होता है, हर कंपनी का अलग है। बिजनेस का प्रिंसिपल्स होता है, ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है,
वेज ऑफ ऑपरेटिंग होते हैं, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। जैसे कुछ कंपनीज है, इंडिया में भी कुछ अच्छा कंपनीज है जिसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत पॉपुलर माना जाता है। जैसे मैंने गूगल के बारे में ज़्यादा सुना सर, गूगल का वर्क एनवायरनमेंट बहुत पॉपुलर है। कहा जाता है कि गूगल में आप काम कंप्लीट होने के बाद आप गूगल आपको होल्ड नहीं करता, अगर आपका जो काम है वो हो गया आप घर जा सकते हो। लेकिन गूगल ऐसा भी डिसीजन लेता है ताकि एम्प्लॉय को कंपनी के आके ऐसा ना लगे कि उनके अंदर बहुत प्रेशर हो। इसीलिए गूगल दुनिया में इतना बड़ा कंपनी बना है, क्योंकि उसने एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर बनाया। गूगल के ऑफिस के अंदर आप अगर जाओगे ना, अगर आप कभी गूगल का ऑफिस के बारे में सुने हो, आई डोंट नो आप लोग, गूगल का ऑफिस, एप्पल का ऑफिस, ये इनके अंदर इतना अच्छा कल्चर है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इट्स लाइक कि अगर आपको काम करते करते थोड़ा थकान आ गया ना, चलो थोड़ा साइकिलिंग करके आते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा सा मतलब ऐसा कि थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं, थोड़ा स्विमिंग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इट्स लाइक मतलब ये है गूगल का सोच, ठीक है, कि गूगल अपने एम्प्लॉइज को, स्पेशली यूएस में तो ऐसा ही होता है, आई डोंट नो इंडिया में क्या होता है, बट मैंने जितना सुना गूगल के ऑफिस के कल्चर के बारे में, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही पता चला कि गूगल अपने ऑफिस के अंदर ऐसा वर्क कल्चर रखता है सर, ठीक है, ऐसा ऐसा वर्क कल्चर गूगल रखता है अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है, जिसमें एक्चुअली गूगल एक प्रॉपर वर्क कल्चर डेवलप करना चाहता है। ये अच्छा बात है कि सुंदर पिचाई हमारा अभी गूगल का हेड है, ठीक है, मतलब बिजनेस सीईओ है सर, ठीक है। तो ये देखो सर, ठीक है सर, गूगल अलग अलग एक्टिविटीज करके एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। एक्चुअली एम्प्लॉय को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहता है, एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जिसमें एम्प्लॉय को बोरिंगनेस ना हो, एम्प्लॉय के अंदर एक ऑलवेज एक कंसिस्टेंस क्रिएट रहे, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय काम करेगा ना तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट सही होना, ये भी कंपनी का एक मार्केटिंग एक्टिविटी। सर क्रॉस सेलिंग, जानते हो क्रॉस सेलिंग क्या है? सर क्रॉस सेलिंग इज ए कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सिलेक्ट देम फॉर रिलेटेड ऑफर्स। जैसे मानो कि आप कार खरीदने जाते हो, अब आपको इच्छा है कि आपके कार के अंदर एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाओगे। ध्यान से सुनना बात को। अच्छा आप मुझे एक चीज पूछो, एक चीज बताओ मुझे, क्या कार के साथ म्यूजिक सिस्टम का कोई कनेक्शन है? मतलब कार खरीदना और म्यूजिक सिस्टम खरीदना क्या एक चीज है? दोनों अलग चीजें हैं, ये सब नो, प्लीज टेल मी सर। यस सर, अलग अलग चीज है, लेकिन ये सेलिंग भी होता है। कार कंपनी म्यूजिक सिस्टम भी बेचता है। आप कार खरीदने जाओगे तो आपको बोलेगा कि सर एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, डॉल्बी हार्मन का, हाँ किसी भी एक बड़ा ब्रांड का आपको बोलेगा कि सर ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर दे आपके ब्रांड कार के अंदर। आप भी क्या बोलोगे? हाँ हाँ कर दो। क्यों? बिकॉज यू नो दैट कि आपको करना है। तो कार बेचने के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम भी बेच देता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। इससे कैसे पता चलता है? कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री देख के, कस्टमर का बाइंग हिस्ट्री देख के, उसका पसंद देख के कस्टमर को ऑफर किया जाता है। ये भी एक एक्टिविटी है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, क्रॉस सेलिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो अगर इवन इसका इसका यूज कैसे बड़ा बड़ा कंपनी करता है फ्लिपकार्ट में। जैसे मानो मैं ये मोबाइल खरीदने के लिए यहाँ पर आया, ठीक है, अब फ्लिपकार्ट मुझे देखो यहाँ पर 8519 के साथ और भी 582 बोल के कुछ और भी बता रहा है, आई डोंट नो इस पे क्या है, बट ये मुझे ना कुछ ऐसे ऑफर में दिखाते हैं। एक मिनट रुको, ये देखो क्रॉस सेलिंग देखो, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, यहाँ पर मोबाइल के साथ साथ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन स्मार्ट ग्लासेस, वायर्ड हेडफोन्स, पेन ड्राइव, ठीक है, स्क्रीन गार्ड। अब मोबाइल खरीदने के टाइम पे ये सब जरूरी हो सकता है। तो ये है क्या है? क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग सर, ठीक है। मेन प्रोडक्ट मोबाइल ही है, बट मोबाइल खरीदने के साथ साथ आप ये भी खरीद सकते हो, तो कंपनी आपके सामने ये देखो मार्केटिंग करती है। सिमिलर प्रोडक्ट्स, अगर ये नहीं तो दूसरा, बॉट टुगेदर, मतलब आप एक साथ खरीद सकते हो। क्या खरीद सकते हो? बैक कवर, ठीक है, स्क्रीन गार्ड, ठीक है, ये सब आप क्या है? ये सब बॉट टुगेदर है, क्रॉस सेलिंग एक्टिविटी है सर, ठीक है। तो कंपनी जब अपना वेबसाइट को भी बनाता है तब उसे भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये बेचने के टाइम पे मेरा और क्या क्या चीज बेच सकता है। समझ में आ रहा है सर? हाँ, मतलब कार बेचने के टाइम पे कार तो मैं बेचूंगा, बट कार के अंदर मेरा और भी चीजें बिकने के लिए जा सकता है, तो वो चीज भी ध्यान देना पड़ता है कंपनी को। दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग। समझ रहे हो सर? मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ दे रहा हूँ कीवर्ड्स के साथ साथ, बेसिकली ये सब कीवर्ड्स भी हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी मीन सिर्फ बिजनेस नहीं, इट्स अ रियल लाइफ वर्ल्ड। कस्टमर डिमांड,
कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर नीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वांट्स, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज एन मार्केटिंग स्ट्रेटजी aimed at ensuring that products and services have a unique element allow them to stand out from the rest। कि भाई मेरा बिजनेस, मेरा कंपनी बाकी से अलग है, मेरा प्रोडक्ट बाकी से अलग है, हमेशा आपको यही बताने का कोशिश करना पड़ता है। डिफरेंट डिजाइन, यूनिक, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यूनिक प्रोडक्ट। अरे क्या यूनिक, मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन, बट मार्केटिंग ऐसा करता है, लगता है कि सब यूनिक है, व्हाटएवर, ठीक है। कस्टमर वांट्स, डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। दो तरह का मार्केटिंग होता है सर, एक डायरेक्ट मार्केटिंग, एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग इज लाइक जैसे आपको कैटलॉग दिखाना, ठीक है, पोस्टल मेल करना, टेली मार्केटिंग करके फोन करके बताना, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू से, ईमेल के थ्रू से, ऐड के थ्रू से, मोबाइल डिवाइस के थ्रू से, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू से, इसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे इनडायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे आप लोग आईफोन का ऐड देखते हो क्या टीवी में? ज्यादा तो नहीं होता है। या BMW का ऐड, मर्सिडीज का ऐड, रॉयल एनफील्ड का ऐड, हाँ सर, ये सब ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है क्या? नो सर। लेकिन फिर भी इनका सेल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? फिर भी इसका मार्केट है। इसका मतलब ये लोगों के अंदर क्वालिटी के ऊपर बेस करके एक ऐसा लॉयल्टी बना के रखता है ना, वही लॉयल्टी वर्ड ऑफ माउथ में फैल जाता है, और वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग का काम है, ठीक है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इज देयर, इनडायरेक्ट मार्केटिंग इज आल्सो देयर, डिपेंडिंग ऑन दी आपका प्रोडक्ट, आपका क्वालिटी, ये सब चीज मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो और जरूरी है ही, आपको प्रोडक्ट कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, किस तरह से मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से ई-टेलर्स, ई-टेलर्स मतलब ऑनलाइन सेलिंग, ठीक है, ई कॉमर्स भी बोलते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से याद आया, एक कंपनी आया मार्केट में, इसमें गूगल ने इन्वेस्ट किया, पता है आपको? कपड़ा बिकता है, लड़की लोग बहुत काम करते हैं इसमें, गर्ल्स बहुत काम कर रहे हैं आजकल, क्या नाम है, गूगल ने भी इन्वेस्ट किया। अरे नाम बताओ ना। कपड़ा बिकता है सर, सस्ता में, डिफरेंट काइंड ऑफ, होलसेल में मिलता है। कौन बताएगा मुझे? सर आप लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे ऑनलाइन में। अरे क्या बोलते हैं इसको, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन नहीं रे बाबा, हॉल होता है, मतलब हॉल इन द सेंस वो शोकेस करना, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है। एक कंपनी बहुत होलसेल में कपड़ा बहुत सस्ता में मिलता है सर, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी मिलता है, क्या नाम है ब्रांड का? मीशो सर। मीशो, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मीशो, अरे मिल जाता है सर, मीशो, ठीक है। पता है मीशो में गूगल ने कितना इन्वेस्ट किया? देख लो सर, मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ कंपटीशन करने के लिए गूगल ने मीशो को ये किया, दिखा देते हैं आपको। मेटा बैक, मेटा मेटा मतलब फेसबुक, ठीक है, कुछ समथिंग बिलियन तो मिला ही था। ये देखो सर, मीशो स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन विद गूगल क्लाउड, ठीक है। इसका डील का डिटेल्स मुझे अभी नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो आप लोग थोड़ा सर्च भी कर सकते हो। बट ये सर मीशो बेसिकली लड़की लोगों की चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है, लड़का लोग का भी बिकता है, मेंस का भी है, बट ये सस्ता में बिकता है। इसका मेन फोकस है कि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं बेचेगा, सस्ता में बेचेगा, ठीक है। वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, एथनिक सब बिकता है। अब दाम देख सकते हो, 250, 350, ठीक है, ऐसा। हाँ ऑब्वियसली क्वालिटी भी उसी हिसाब से होता है, बट होलसेल में भी मीशो में प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट बनाया है सर, ठीक है, और इसको बैक किया है गूगल ने, ठीक है, ई टेलर्स बेसिकली, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर, ई टेलर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि ये ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा खेल यही है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफेक्ट होता है तभी जाके ऑनलाइन बिजनेस चलता है। वेबसाइट बना के बैठने से बिजनेस नहीं चल जाता,
अगर आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना हो, आप कितना भी बड़ा ऑनलाइन बिजनेस बना लो सर, इतना सुंदर भी वेबसाइट बना लो, फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू लैक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप कभी भी बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, डाइवर्सिफाई ई कॉमर्स, ठीक है, डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग प्रोडक्ट सेल करना, गुड सेल करना। ई कॉमर्स एक्टिविटी मतलब यही इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू से, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखाया। इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है, मतलब अपना प्रोडक्ट को इतना अच्छे से डेवलप करो ताकि आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल कंडीशंस में रहो, कॉस्टिंग हमेशा आपका मिनिमम रहे और प्रोडक्ट आपका सेल भी हो और प्रॉफिट भी रहे। ठीक है, साथ साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी सही रखो। ठीक है, मतलब आपका सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट ही नहीं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये सभी चीजें बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट एक खेल खेलता है। एफएमसीजी ऑलरेडी डिस्कस, फोकस्टिंग इकोनॉमिक्स पे डिस्कस कर चुका हूं मैंने, ये डिमांड में भी होता है सर कि आप अपना प्रोडक्ट के बारे में फोकस्ड करो, इनोवेशंस लाओ, इंटरनल मार्केटिंग करो, जॉइंट वेंचर करो जरूरत पड़ने से, जैसे मारुति और सुजुकी में जॉइंट वेंचर हुआ है। भारत के पास पैसा था बट भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जापान का सुजुकी आया, भारत को टेक्नोलॉजी दिया, अब जाके मारुति सुजुकी बन रहा है। हीरो होंडा में सेम कॉन्सेप्ट, हीरो भारत का, होंडा जापान का, लेकिन आज हीरो होंडा अलग हो गया सर, क्योंकि उनका जो डील था, जो सिचुएशन था, खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए आना पड़ता है सर, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में कितना दिन तक टिकोगे। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट एंट्री, ठीक है, ये सभी चीज मार्केटिंग का पार्ट है सर। मार्केट लीडर बनना, ठीक है, मार्केट पोजीशनिंग करना, मार्केट में रिसर्च। पोजीशनिंग क्या होता है? रैंकिंग। ठीक है, जैसे जब कोई ऑनलाइन में सर्च करता है तो वहां पर भी रैंक होता है। ठीक है, तो वो मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, मार्केट रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है जानते हो? मतलब एक ही कंपनी का अलग अलग ब्रांड अलग अलग लोगों के लिए बनाना। जैसे सार्फेक्सेल, जैसे कि और एक है सर सनलाइट, ये दोनों सेम ब्रांड का है, दोनों ही हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, लेकिन सार्फेक्सेल थोड़ा एक्सपेंसिव है, सनलाइट थोड़ा सस्ता है ना, ये थोड़ा चीप है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन सर। इसमें क्या होता है, आपको लगता है कि आपको तो पता नहीं है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड के अंदर एक्सेल है कि सर्फेक्सेल है कि सनलाइट है, पर दोनों सेम ब्रांड से आता है, लेकिन सनलाइट इज फॉर दी लोअर इनकम ग्रुप, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर महंगा चीज बिकता है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबके लिए बेचता है, और जिनको थोड़ा क्वालिटी चाहिए वो सर्फेक्सेल में जाता है। मतलब इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट करना। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन कर दो। इसमें क्या होगा, आपका मार्केटिंग एक्टिविटी सही रहेगा, लोगों के मन में ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब महंगा चीज बेचते हो। प्रोडक्ट के केस में ऐसा पॉसिबल है, सर्विस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्विस बिजनेस क्या है ना सर, जैसे मानो कोचिंग करवाना, ऐसे मानो मेडिकल ट्रीटमेंट देना, सर्विस तो सिमिलर होता है सबके लिए, उसमें आप बाइफरकेट कैसे करोगे, थोड़ा सा टफ हो जाता है। मार्केट शेयर के ऊपर बहुत बात किया मैंने आपको। मार्केटिंग, मार्केट टारगेटिंग, किसको टारगेट करके प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। ठीक है, अच्छा, मार्केटिंग में मिक्स बोल के कॉन्सेप्ट होता है, मार्केटिंग मिक्स, ये जान लो सर। 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। क्या प्रोडक्ट बेचोगे, क्या दाम पे बेचोगे, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। क्या प्रोडक्ट है, क्या दाम है, कहाँ बेचोगे, प्रमोट कहाँ करोगे, इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और एक चीज भी होता है, 3 एडिशनल P's भी बोला जाता है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। 3 एडिशनल P's भी है, मतलब 4 + 3 P's। जिसको भी मार्केट में बिजनेस करना है उनको ये 4 P's सोचना पड़ता है। क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, क्या आप कहाँ बेचोगे, किस तरह से प्रमोट करोगे। अनदर 3 पीपल, टारगेट किसको करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, और फिजिकल एविडेंसेस क्या रहेगा। ठीक है, तब जाके आप अपना बिजनेस को बना सकते हो। जो 4 P's 3 P's को नहीं समझेगा ना, वो आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा। ये मार्केटिंग एलिमेंट्स है। मार्केटिंग प्लान, आपको मैंने प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के टाइम पे बताया। मास मार्केटिंग करना पड़ता है। व्हेन मेनी कंज्यूमर रिसीव सेम मैसेज फ्रॉम बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू मास मीडिया, जैसे टीवी के थ्रू से, रेडियो के थ्रू से, न्यूज़पेपर के थ्रू से, यूट्यूब के थ्रू से, इसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। सबको बताओ, मार्च करना। मार्जर क्या होता है, 2 बड़ा कंपनी मार्च कर जाना। मिशन, नीचे मार्केटिंग क्या होता है जानते हो?
निच मार्केटिंग, ठीक है, निश मार्केटिंग बोलते हैं। It refers to the exploitation of comparatively small market segments by business that decide to concentrate their efforts. Niche marketing segment exists in nearly all market. For example, आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस लोग। मतलब आप क्या करते हो, मतलब निश मार्केटिंग इज लाइक कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप नॉर्मल नूडल्स मत खाओ, आप आटा नूडल्स खाओ, ठीक है, तो आटा नूडल्स का अलग सेल होगा, ठीक है, तो लोग ऐसे बोलते हैं नॉर्मल मैगी अच्छा नहीं है, आटा नूडल्स खाओ वो हेल्दी है, ठीक है, नॉर्मल कोक अच्छा नहीं है, डाइट कोक खाओ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरह का बात कर लेते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं निश मार्केटिंग, ठीक है, ये भी एक तरह का मार्केटिंग है, मतलब ऐसा बोलो ताकि अपना ही प्रोडक्ट को खराब करके अपना ही दूसरा प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, लेकिन दैट इज फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल, ठीक है, मतलब एक अलग है। कल अगर मार्केट में ऐसा सुनोगे कि हेल्दी पिज्जा बिक रहा है, ठीक है, हेल्दी पिज्जा अब कैसे बनाएगा उनको पता है, बट वो मार्केटिंग के थ्रू से बिक जाता है, ठीक है। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, पर्सनल लेवल में सेलिंग करना, ठीक है, बस यही है। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में अपने ओरिजिनल दाम से थोड़ा सस्ता दाम पे मार्केट को लेना, जैसे जियो ने स्टार्टिंग में जब नेटवर्क का सेल किया था बहुत सस्ता रेट में कर दिया था, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ऑलरेडी बताया आपको, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लोगों के लिए बनाना, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिपेंड करते हैं कि कौन किस तरह के लोगों के लिए क्या प्राइस रखेंगे, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जैसे रेलवे करता है ना, रेलवे में फर्स्ट क्लास भी होता है, एसी सेकंड क्लास भी होता है, थर्ड क्लास भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है, जनरल डब्बा भी होता है, और हर चीज का टिकट का प्राइस भी अलग होता है, जिसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनाइज हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ये जरूरी है यहाँ पर। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का मैटर है, ठीक है। प्राइस सेंसिटिविटी इज द इफेक्ट द चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर। प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग a relatively high price for a short time for a new innovative and much improved product is launched onto the market। मतलब अगर मार्केट में कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है ना, जैसे मानो कि नॉर्मल मार्केट में आटा बिक रहा है जिसमें केमिकल है, अचानक से एक आटा आता है और बोलते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक देते हैं, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक देते हैं। नॉर्मल आटा का प्राइस अगर 1 kg का प्राइस है 40 रुपीज, ऑर्गेनिक का प्राइस है 55 रुपीज, तो आप इनोवेटिव बोल के अपना प्रोडक्ट का ज्यादा दाम लेते हो, इसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। ये भी एक टेक्निक है मार्केटिंग का, सस्ता करना भी मार्केटिंग है, महंगा करना भी मार्केटिंग, ये सभी कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करता है सर। कुछ लोगों को लगता है कि सस्ता मतलब खराब, और कुछ लोगों को लगता है कि महंगा मतलब अच्छा, ठीक है, और साथ में सच में कुछ क्वालिटी चेंजेस कर लेता है। दिस इज हाउ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट वर्क सर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बाकी यहाँ पर बहुत चीजें हैं, अगर एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है सर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, क्या होता है जानते हो? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, हर एक बिजनेस का अपना एक यूनिक सेल का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्यादा पैसा है वो तो ज्यादा सेल कर देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका कस्टमर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, हर एक का अपना यूएसपी होता है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज ए कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम। मतलब एक कंपनी आपको एक स्पेशल चीज देता है जो दूसरा कंपनी आपको नहीं दे सकता, या तो आपको, जैसे कि एक सिंपल बात करते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट्स अभी भी 3 टका पैकेट मिलता है, ये पार्ले जी का यूएसपी है। 3 टका पैकेट में क्या मिलता है आज के डेट में, लेकिन 3 टका के पैकेट में बिस्किट्स मिल जाता है, एक पैकेट बिस्किट 3 टका। बट ये पार्ले जी का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, वो 3 रुपीज ही उसका मेन बात है, वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके कॉस्ट को मेंटेन करके बिस्किट्स मार्केट में सेल करे। तो किसी के लिए प्राइस कम करना यूएसपी है, तो किसी के लिए क्वालिटी, तो किसी के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सबका अपना अपना है सर। सबके लिए मार्केट है, सबके लिए कस्टमर है, लेकिन सबका अपना अपना यूएसपी होता है, ठीक है। हर मार्केट का वीकनेस भी होता है, लिमिटेशन और लैक ऑफ स्किल। अगर आपके पास स्किल कम है, रिसोर्सेज कम है, कैपेबिलिटीज कम है, तो फार्म का इफेक्टिव परफॉर्मेंस भी इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विल वर्क इन रियल वर्ल्ड। हम लोगों ने वर्ड्स को पढ़ा, हर एक वर्ड से हम लोग मार्केट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में जानने का कोशिश किया।
तो आप लोग एक बार घर पे गो थ्रू कर लो सर। अच्छा, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी मैंने बैंकिंग और आरबीआई बताने के टाइम पे बताया था, फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैंकिंग के बारे में भी एक बार बताता हूँ। तो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो भी टॉपिक है हो जाएगा। फिर भी इस नोट्स जिन लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है, मुझे बोलो, मैं शेयर करता हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो सर, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा आज। ओके सर। विदिशा, नयनी, राज, साहिल, सुबीर, थोड़ा लंबा बोल दिया, बट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर। यस सर। ठीक है सर, टाटा फिर, बाय। अच्छा नयनी थोड़ा वेट कर जाना, नयनी एंड सुबीर थोड़ा वेट कर जाना। नयनी एंड सुबीर, आप लोगों को मैम टेस्ट के लिए बोला था ना, आज टेस्ट के लिए आना था, ऐसा बोला था ना, मैसेज किया था। हाँ सर। हाँ, तो देखो सर, अगर आज तुम लोग अगर क्लास भी है मैम के पास 5 बजे से, ठीक है ना सर, मैम के पास क्लास भी तो है आप लोग। हाँ सर अकाउंट्स तो क्लास है। हाँ, तो अगर टेस्ट देने आओगे तो फिर क्लास कैसे करोगे? तो एक काम कर सकते हो, या तो टेस्ट ऑनलाइन में दे दो, या फिर, ठीक है, या फिर एक काम करो, टेस्ट देने के लिए कल आ जाओ। कल तो शाम को कोई मतलब 3 साढ़े 3 में कोई क्लास तो है नहीं तुम लोगों का, तो कल शाम को कोई क्लास तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो कल हाँ 3 सर। साढ़े 3 बजे, तो फिर कल ऑफलाइन टेस्ट के लिए कल आ जाना, ठीक है। ओके सर, कल दे देता हूँ। ठीक है, ताकि नहीं तो मैम का क्लास ओके। मिस हो जाए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।